बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आज सैटरडे है, वीकेंड है जनाब, और अपने वीकेंड को भरपूर तरीके से एंजॉय किया करें, क्योंकि मैं समझती हूँ हमारे लिए तो खैर एक ही छुट्टी आती है संडे की, और मेरे लिए वो बड़ा होता है कि यार अच्छा अब आ रहा है ना संडे, अब जरा सोएंगे, नींद पूरी करेंगे, पूरे वीक की जो एक थकावट होती है। तो इसके साथ ही मैं हमेशा एक बात भी करती होती हूँ कि अपनी फैमिली को भी आपको जो है वो टाइम देना चाहिए। अच्छा वीकेंड होता है ना, इसमें आपकी स्पेशली फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा वेट कर रही होती है कि अच्छा बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो पेंडिंग होते हैं, जो आप अपने पूरे वीक में नहीं कर पा रहे होते काम के दिनों में, तो जो छुट्टी के दिन होते हैं वो आपके तमाम पेंडिंग काम जो है वो उसी में ही हो रहे होते हैं। तो इसी के साथ जो है हमेशा खुश रहें और एनर्जेटिक रहें, और अपने काम जो है वो बड़े अच्छे तरीके से और बड़े पॉजिटिव होकर जो है वो अपनी सोच को लेकर चलें, ताकि आपके लिए भी आसानी हो और दूसरों के लिए भी। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी महमूद जावेद भट्टी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रीजनल हेड वफाकी मुहतसिब मुल्तान डिवीजन से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं आपको। और इसके साथ ही जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी हमारे रोही के एंकर पर्सन हैं जी ऑन अब्बास, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप ऑन? मैं ठीक, आप कैसे? ठीक ठाक हैं, बहुत ठीक हूँ। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा ऑन, सुबह कैसी जा रही है आपकी? सुबह सुबह उठ के कैसा लग रहा है आपको? मैडम सिर्फ आपके शो पे ही जब आना होता है उसी टाइम ही सुबह उठते हैं नहीं तो हमारी रूटीन 2 बजे उठने वाली होती है तो बस फिर शाम को ही प्रोग्राम वगैरह की और सारा इस तरह से। सही है, वो ऑन को जरा सुबह सुबह उठना जरा मुश्किल लगता है लेकिन सुबह सुबह उठना जो है वो आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। और जब आप ऐसा अच्छा, मुल्तान का मौसम वैसे ही बड़ा अच्छा हुआ है आज, और वीकेंड है ना, तो वीकेंड के साथ साथ मेरे ख्याल में आज लोग मौसम को भी बहुत इंजॉय करेंगे। ऐसे ही सर आप? बिल्कुल ऐसी है कि ये जो सर्दी की हल्की सी अभी खुनकी सुबह होती है, हाँ। और शदीद गर्मी शुरू नहीं, लू नहीं शुरू हुई, हाँ जैसे कि आमतौर पर मई स्टार्ट हो गया है, वेलकम कर चुके हैं मई को, लेकिन उस तरीके से गर्मी नहीं है, कट चुकी है और कट रही है, और उसके बावजूद शदीद गर्मी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जिस तरीके से हम आज जो है ऑन मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, तो उस हवाले से भी इनसे जानेंगे, जो हमारी यहाँ की टॉप स्टोरीज हैं उनको डिस्कस करेंगे, और इसके साथ ही सर से जानेंगे इस टाइम वफाकी मुहतसिब इदारा जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है, लोगों की क्या क्या शिकायत आ रही हैं, उनको किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जा रहा है, किस तरीके से उनको सुना जा रहा है, और इसके साथ ही क्या इस तरह के मसाइल हैं जो लोगों को दरपेश हैं और बहुत ज़्यादा उनको जो है उन पर फोकस करने की भी ज़रूरत है, इदारे किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, तो आज हम सर से जानेंगे। सर सबसे पहले तो इस इदारे के हवाले से जो है बताइएगा इस टाइम क्या कारकर्दगी इसकी रही है? देखिए, ये इदारा जो 1983 में मार्ज वजूद में आया, मकसद ये था कि जो हमारे सरकारी दफातर हैं, और ये इदारा क्योंकि वफाकी हुकूमत के जो सरकारी दफातर हैं उनमें जो बद इंतज़ामिया जो हैं, मेयर एडमिनिस्ट्रेशन उसको देखते हैं, तो लोगों की शिकायत थी कि जो यहाँ के अंदर जो उनको इंसाफ नहीं मिल पाता या रिलीफ नहीं मिल पाता, उसके लिए कोई इदारा होना चाहिए। तो ये बनाया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज इतने सालों के बाद 41 साल इसको हो गए हैं, और ये बड़ी खूबी के साथ और खूबसूरती के साथ लोगों को उनकी दहलीज पर बिला मुआवजा और विद इन 60 डेज उनको रिलीफ फराहम कर देता है, और लोगों का एतमाद इस पर अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता जा रहा है। अच्छा सर, बहुत सारे लोगों को जिस तरह से महंगाई है, बेरोजगारी है, लोगों के इदारों से भी बड़ी शिकायत होती हैं, जाहिर सी बात है उस तरीके से परफॉर्म भी नहीं कर रहे होते, लोगों को बहुत मसाइल होते हैं, तो किस तरीके के मसाइल आप देख रहे हैं, किस तरह के चैलेंजेस हैं जो आप फेस कर रहे हैं और उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हर अदारा जब कोई मार्ज वजूद में आता है तो उसका एक रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। एक तो उसका इंटरनल उसका एहतसाब है, उसके अंदर मुआवजा, उसका अंदरूनी मुआवजा है, और एक ये है कि लोग फिर शिकायत करें उसको किसी एक अदारे को जो उनकी बात को सुने और थर्ड पार्टी के तौर पे इम्पार्शियल होकर मुनसिफ के तौर पर उनको इंसाफ फराहम करे। तो ये इदारा वही काम कर रहा है, और ज़्यादातर वही, जैसे आपने फरमाया कि लोगों की शिकायत जो हैं वो महंगाई इतनी हो गई है, तो लोग जहाँ पे देखते हैं उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, कहीं उसको मेरिट पे उसका मसला नहीं किया जा रहा, या जिस मुद्दत के दौरान उसका कोई इशू जो था वो हल होना था वो नहीं हो रहा, या जहाँ पे उसके साथ कोई
किसी इदारे ने माली तौर पे उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो उसको देखा जाता है और उसको जो है ये रिलीफ फराहम किया जाता है अंडर दी पैरामीटर्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। सही। अच्छा जी, और इसके साथ ही ऑन से भी जानते हैं। ऑन इस टाइम सबसे पहले तो हम इस पर बात कर लेते हैं ना, किसानों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आए दिन हम इस पर बात भी कर रहे होते हैं। इस टाइम जो है हुकूमत भी जो है वो उस तरीके से उनके मसाइल को देख नहीं रही। तो क्या कहेंगे इस टाइम किसानों का क्या हाल है, क्या कहना चाह रहे हैं? क्या हुकूमत से आया उनकी कोई बातचीत हो रही है या नहीं हो रही? सबसे पहले मैडम देखें तो हुकूमती लेवल पर जो किसानों के लिए इकदाम उठाने चाहिए थे हुकूमत को, क्योंकि सारा साल किसान अपनी फसल उगाता है, काश्तकारी करता है, और आखिर में जाके अब जब फल लेने का वक्त आता है तो इसमें जो दरपेश मुश्किलात होती हैं किसान को वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आप देखें पिछले साल जो गंदम का रेट था वो 3900 जो उनने निकाला था, इस साल भी वही रेट उनने निकाला गवर्नमेंट ने 3900। अच्छा, पिछले साल और इस साल की निस्बत आप देखें जो पेस्टिसाइड, यूरिया वगैरह जो चीज़ें भी हमारी काश्तकारी में किसान अपनी फसल में डालता था तो उनके रेट तकरीबन आप देखें 100% तक बढ़ जाते हैं, और इस चीज़ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। कोई भी चाहे जो डीलर्स होते हैं खाद का जो रेट है उससे बढ़ा दें, फर्टिलाइजर्स का रेट बढ़ा दें, और लाइनों में लग के किसान जो है बड़ी मुश्किल से एफर्ट्स करके वो चीज़ें हासिल करते हैं और काश्तकारी करते हैं। अच्छा, अभी जो सूरत हाल है मैडम, हमने किसानों के साथ रहीम यार खान में, डीजी खान में और राजनपुर और लिया, इन चारों जो जुनूबी पंजाब के बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर प्रोग्राम किए। तो ये वो मतलब डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है आप देखिए जुनूबी पंजाब में गंदम इन्हीं जो है उजला में काश्त होती है। लेकिन यहाँ पर ये सूरत हाल थी कि किसानों का कहना था कि अगर 3900 जो रेट गवर्नमेंट ने निकाला है इस वक्त मार्केट में हमें 3000 से 3200 से ऊपर कोई भी नहीं दे रहा, और दिन ब दिन जो रेट है वो गिरता चला जा रहा है, क्योंकि काश्तकारी ज्यादा हो रही है, किसान अपनी गंदम मार्केट में लेकर आ रहे हैं। उस तमाम तरह सूरत हाल में या तो फ्लोर मिल्स वाले जो हैं वो गंदम खरीद के अपने पास स्टॉक कर रहे हैं, या तो स्टॉक माफिया जो है वो इस टाइम खरीद रहे हैं। अच्छा, आप देखेंगे कि भाई अपना अभी जो गंदम का रेट है वो 3000 से ऊपर नहीं बढ़ रहा, लेकिन जब ये सब मामला खत्म होंगे, जिन ने स्टॉक किया हुआ होगा, स्टॉक के बाद गवर्नमेंट खुद भी उन्हें जो है फैसिलिटेट करते हैं इन तमाम तर हालात में, तो वो जो रेट होगा आप देखेंगे कि 4500 5000 तक पहुंच जाएगा। अगर इस टाइम भी गवर्नमेंट चले, अगर 3900 नहीं भी दे पाती, आप 3500 में गंदम ले तो लें किसान से, बारदाना जो है वो उसके हवाले से बड़े मसाइल हैं हमारे किसानों को। और फिर जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो पिछले माह अप्रैल में शुरू किया था वो भी जितने भी किसान हैं तकरीबन 80%, आपको पता है कि हमारे किसान इतने खास कोई पढ़े लिखे होते नहीं है। अच्छा, कल भी मैं यही देख रही थी कि इसके ऊपर जो है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने नोटिस लिया लेकिन उन्होंने ये नोटिस लिया कि जो इतने अरसे से दरामद की जा रही थी गंदम और वो अभी तक चल रही थी। मतलब आप ये देखें कि गंदम हमारे यहाँ पर, हम ज़राअत के हवाले से हम हमेशा बात करते आए हैं, और ये कोई नई बात नहीं थी कि किसानों के हवाले से गंदम आ रही थी तो आपको आइडिया ही नहीं था कि जी गंदम इतने अरसे से दरामद कर रहे हैं और आपके नोटिस में ही नहीं है ये चीज़। और अभी इस तरह की स्टेटमेंट्स देना जाहिर सी बात है, ये तो एक वो कहते हैं ना कि तमाम लोगों के लिए फिर ज़्यादा परेशानी जो है वो लेकर आती है किसानों के लिए, कि आपको एक चीज़ किसानों के हवाले से आप रिलीफ देने की बातें कर रहे होते हैं, इतने बड़े बड़े दावे कर रहे होते हैं, जब इलेक्शंस होते हैं तब आपको कोई खबर नहीं होती कि क्या हो रहा है मुल्क में। बिल्कुल ऐसे ही अभी देखें, अभी जनरल इलेक्शन हुए उसमें सबसे ज्यादा जो फोकस किया जाता है वो किया जाता है किसानों पर, कि हम किसानों को ये रिलीफ देंगे, क्योंकि हमारा मईशत की हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये हमारे किसान ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही जब हम ज़राअत में तो तरक्की करेंगे तो जाहिर सी बात है मुल्क भी खुशहाली की तरफ जाएगा। अगर हम इस चीज पर फोकस नहीं करेंगे, अपने स्ट्रेटजीज जितनी भी हैं गवर्नमेंट की, अगर अपने आप ज़राअत पे, एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारा पाकिस्तान मुल्क माना ही एग्रीकल्चर लैंड जाता है, हमारी अब कॉटन देख लें, हमारा चावल देख लें, तो ये जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं, अगर इसमें फोकस किया जाए, किसानों को अगर आप जो वादे दावे उनके साथ करते हैं उस तरह का आप रिलीफ दें, तो हम जितना भी इस टाइम कर्जे में है या हम जाके IMF के जो है उनके पास चले जाते हैं, कभी पूरी करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ना, चले जाते हैं। आए दिन पेट्रोलियम की मसनूआत में इजाफा और होता है। अच्छा, थोड़ा सा 4-5 रुपए कम करते हैं तो उसके बाद जो है वो एकदम से आपको जो है वो 10 रुपए या 12 रुपए का धचका लगता है। अच्छा, वो जो है आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा होता है ना, उसके बाद वो एकदम आपकी परेशानी का बाइस बन जाता है। तो आए दिन हम इस तरह के मसाइल से जो है वो लड़ रहे हैं, और फिर अब ये वाला जो सबसे बड़ा कि बारिशें भी हो रही हैं जिसकी वजह से वो भी किसानों के लिए सबसे बड़ा जो इस टाइम हम देख रहे हैं मेजर, वो ये परेशानी भी है कि कुदरत का एक निज़ाम है, जाहिर सी बात है हम उसमें कुछ कर भी नहीं सकते, इंसान बड़ा बेबस होता है।
तो कुछ जाहिर सी बात है जब वे कुछ इस तरह की वीडियोस देख रही होती हैं तो वो दिल बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा होता कि दोनों तरफ से जो है हुकूमत की तरफ से भी और फिर वहां से तो चले आपका क्या हुकूमत भी आपकी नहीं सुन रही और अल्लाह ताला जो है वो भी आप पे मेहरबान है। तो ये दोनों चीजें जो है इंसान जो है ना वो बड़ा बेबस हो जाता है इस मामले में जाकर। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, इसके साथ ही हम ये भी बात करेंगे सर से कि सर जिस तरह से बिजली के बिलों में इजाफा हुआ तो मैपको के साथ जो है इस इदारे के साथ भी बहुत सारे मसाइल और बहुत सारे लोगों की शिकायत भी होती है, तो इसको किस तरीके से हल किया जाता है? जी, मैपको की तरफ आने से पहले अभी क्योंकि बात बहुत बड़ा ये इशू है जी। मुल्क का गंदम का और बहरान जो पैदा हो गया है किसानों के लिए, तो जो एक फेडरल गवर्नमेंट का मैं ये भी थोड़ी सी बात करता चलूं कि इससे जो हमारे पास बहुत ज़्यादा दरख्वास्तें आ रही हैं, फेडरल गवर्नमेंट का जो अदारा बगैर नाम लिए जो गंदम इकट्ठी करता है फेडरल गवर्नमेंट के लिए, जैसे महकमा खुराक पंजाब या सूबों के लिए करते हैं अपने अपने सूबे के लिए, उसके मतलब भी इसी किस्म की शिकायत आ रही है कि लोगों को जो है वो बारदाना नहीं मिल रहा और बारदाना आता है तो कहाँ चला जाता है। सही एक तो ये कि होना जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कमाल मेहरबानी और शफकत के साथ बढ़ा दी है तादाद गंदम खरीदने की फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिर जो उसके मुकाबिल बारदाना दिया जाना था और दिया जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? किसान को तो नहीं मिल रहा। वो तो इतना परेशान और इतनी अजीबोगरीब दरखास्तों में और इतने संगीन इल्जामात लगाए जाते हैं बाई नेम हमारे ऑफिसर्स के ऊपर, एहलकारों के ऊपर। तो मुझे ये हम इसकी एक दो दिन में समाप्त शुरू करने वाले हैं, उन्हें बुलाएंगे। अच्छा, आपका ये दायरा हम देखते हैं जी फेडरल गवर्नमेंट का दायरा ना जो फेडरल गवर्नमेंट के लिए गंदम इकट्ठे करता है। अफसोस होता है कि मतलब कि अदारों में इस किस्म की बातें जो हैं वो उनके मुतालिक लोग मंसूब करते हैं और यकीनन कुछ सच भी होती होगी, जो लोग तकलीफ होती है तो पिटते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इशफाक साहब है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, इशफाक मैं बोल रहा हूँ मुजफ्फरनगर से। कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ठीक हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सब खैरियत है माशाल्लाह। ये जो इशू आपने आपने जो इशू उठाया हुआ गंदम के बारे में, जी तो मैं तो इसे मकाफात अमल करूँगा। आप देखिए कि पिछले साल हमारे गरीब, हमारी बहू बेटियां कैसे सड़कों पर जो है ना भिखारियों की तरह एक 10 किलो के आटे के थैले के लिए सुबह से लगकर शाम तक लाइन में लगती थी। ये उसी का नतीजा है। आज जो हम ये कह रहे हैं कि गंदम गवर्नमेंट क्यों नहीं खरीद रही, बारदाना क्यों नहीं मिल रहा, ये क्यों हो रहा है किसान के साथ, मैं मानता हूँ जहां तक 6 एकड़ का है वो किसान है, 7 एकड़ तक 10 एकड़ तक किसान माना जाता है। इससे ऊपर जिम्मेदार आ जाते हैं, जागीरदार आ जाते हैं। इन्होंने जो गंदम स्टार्ट की थी, आखिर इसका बदला तो खुदा ने लेना था ना इनसे। अब इसी तरह ही होगा अगर मुल्क में, जिस मुल्क में ना इंसाफी हो, इंसाफ ना हो, गरीबों को तंग किया जा रहा हो, जलील किया जा रहा हो, हमारी बहू बेटियां लाइनों में लगकर गंदम और आटे के एक एक थैले के लिए, जो बच्ची सुबह जाती थी और वो शाम को लौटती थी, उसके बच्चे इंतजार कर रहे होते थे कि काश मेरे घर में कुछ आटा आ जाए। ये इन्होंने जलील किया अवाम को। अगर ये हुकूमत या कोई भी लोग ऐसे करेंगे तो मुल्क में ऐसी अल्लाह ताला एहतसाब करेगा उनका। चलिए जी, साहब बस अच्छे के लिए दुआ करें, मुल्क के लिए। देखें अगर हम इस तरह की बातें करते रहेंगे मुल्क के लिए मुल्क है, सुने मुल्क बेटा मुल्क है तो हम हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल हकीकत है। लेकिन मुल्क से ज्यादा मुझे अपनी आवाम प्यारी है। मुझे अच्छा इशफाक साहब आपने ब्रेक पे जाना है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। इसके साथ ही नाजरीन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर आपकी कॉल का जवाब जो है इंशाल्लाह जरूर आपको देंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, कॉलर थे हमारे साथ और मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए। फिर मैं स्टार्टिंग में भी यही बात की थी कि ठीक है मसाइल और चैलेंजेस और कुछ हमारे साथ जो है ना कुछ हमारी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, या शायद हम समझते हैं कि हुकूमती सतह पर भी वो रिलीफ नहीं मिल सका आवाम को जो मिलना चाहिए था, और हम सब मिल के फेस कर रहे हैं। ये बात नहीं है कि एक अच्छा, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली जो है, हम जैसे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं, और जो इस टाइम कंडीशन है और जो हमारी मईशत का हाल है वो आप सबके सामने ही है। ऐसे सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्योंकि जाहिर सी बात है हम ये फौरन से जज कर लेते हैं, दुनिया जो है वो मकाफाते अमल है, बिल्कुल है जी, लेकिन उसमें भी एक अल्लाह ताला से आपको हमेशा अच्छी दुआ भी करते रहना चाहिए। जी, अल्लाह ताला अगर किसी आज़माइश में सख्ती में डालते हैं तो फिर दुआ ही है और अपने आप की सलाह ही है, दोनों चीजें, सलाह भी और दुआ भी जो आप हालात को
ठीक कर सकती है। और अल्लाह ताला रहीम है, गफूर है, वो रहम फरमाते हैं और वो लोगों के हालात ठीक कर देते हैं। और इसलिए कौमों के हालात भी इसी तरह ही हैं। तो वो आप फरमा रही थी कि मैप्को के मतलब शिकायत, डेफिनेटली मैप्को के जो कंज्यूमर ज़्यादा हैं, सुई गैस के ज़्यादा हैं, और तो उनके मतलब शिकायत ज़्यादा आती हैं। और पिछले साल से देखा गया कि बहुत सारी शिकायत जो हैं वो देहाती इलाकों से आ रही हैं, जो हमारे किसान भाई हैं। कुछ तो पिछले मेरा ख्याल है 1 दिहाई से या उससे कुछ अर्सा ज़्यादा से ये हुआ कि कुछ तंजीमों ने किसानों को जो है ये आसरा दिया कि आपके बिल हम माफ़ हो जाएंगे या ये जो कम हो जाएंगे गवर्नमेंट। अच्छा, वो आज तक वो कहते हैं वो कहाँ गए वो दावे जो किसमें कहते थे कि आपके 300-200 यूनिट जो है वो जो इस्तेमाल होगा वो आपके फ्री होंगे, और उसके बाद आप बिल उठा के देख ले तो आपके बिल जो है वो लाखों से भी ऊपर जा रहे हैं। चार्जेस जो इतने सारे ज्यादा हैं, तो वो फिर उस वक्त तक अच्छा फिर ये होता है कि ज़मीन जो है वो अक्सर लोग हमारे जो आगे पट्टे पे या मस्ताजरी पे देते हैं, तो वो ठेकेदार बदल जाता है, मस्ताजर बदल जाता है, पिछले जो बिल हैं वो उसके आन पड़ते हैं, या ज़मीन बिक गई तो जो अगला मालिक आया उसने ख्याल न किया। अब वो लोग जो हैं बड़े परेशान हैं कि 20-20, 25-25 लाख रुपए के किसानों के ऊपर बिल बिजली के खड़े हुए हैं, और वो जो है वो उनके या कनेक्शन कटेंगे या वो बिल देंगे, और इतनी सकत तो है नहीं किसान में कि वो बिल दे सके। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा हमारे सामने इशू आ रहा है बिजली के बिलों के मुताबिक। तो फिर इनको किस तरीके से आप हम फिर ये कर रहे हैं कि उनका किसानों का ये कि चले हम देते हैं, लेकिन हमारे इसके फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए कि जो हमारे ऊपर सरचार्जेस नाजायज़ लगे हैं ना वो एक एक करके। तो फिर हमने यही किया कि हर एक्सचेंज वापडा मैप्को के दफ्तर में जो आर ओ ऑफिसर, वहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर मुकर्रर करवाया सीईओ साहब से मीटिंग करके, और उसके बाद उन्होंने ये किया कि जो इंडिविजुअल शख्स जाता है, क्योंकि अगर अब 400 बंदा चला जाए तो कोई बंदा सुन नहीं सकता, लेकिन हर रोज 5-5, 6-6 लोग जाएं तो एक एक का पुराना रिकॉर्ड उठा के अपना भी, और जो कोई किसान लेके आया होता है, कोई काश्तकार लेके आता है, ट्यूबवेल ओनर या कनेक्शन होल्डर लाया होता है, तो वो फिर देखते हैं कि कहाँ पे इसके साथ कोई ज्यादती तो नहीं होगी, ज्यादा तो नहीं लग गया, डिटेक्शन तो नाजायज नहीं पड़ गई थी। तो वो सारे मामला तय करके उनको तसल्ली कराते हैं कि ये यहाँ पे आपके आता है, ये आपने देना है, और फिर देना है। जो बिजली इस्तेमाल की हो तो देखिए ना, देनी है ना, उस पर तो आखिर गवर्नमेंट भी तो चलनी है, महकमे चलने हैं, सरकार चलनी है। तो ये इस तरह हम ये हल करवा रहे हैं लोगों के मसले। अच्छा जी, और इसके साथ ही इस टाइम हम बात कर लेते हैं, एक तो वो कहते हैं ना मसाइलों के भी हमारे मुल्क में अंबार ही हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो है इस टाइम जो आवारा कुत्ते हैं उनके जो है शहरियों को काटने में जो है केसेस में जो हम केसेस देख रहे हैं उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। ये जो मामला है इसको किस तरीके से देखा जा रहा है? ऑन मैडम, अगर हम बात करें ये आवारा कुत्ते जो होते हैं इसमें अपना काफ़ी ऐसे होते हैं कि जो मतलब नुकसान इतना नहीं होते, लोगों को नहीं काटते, लेकिन इनमें भी कुछ पागल हो जाते हैं और वो उन्हें नहीं पता कि क्या करना क्या नहीं। वो बहुत ही ज़्यादा तकरीबन मुल्तान शहर में और हदूद से बाहर शहर की जो इलाका ज़िला कौंसिल में आता है, बहुत सारे केसेस जो हैं ऐसे रिपोर्ट हो रहे हैं। और अभी रिसेंटली एक वाक़या जलालाबाद का है जिसमें एक कमसिन बच्चे को जो है 3-4 कुत्ते थे और वो फसलों में जब गया हुआ था तो वहाँ पर उस पर अटैक किया और बेचारे बहुत ही मतलब उसकी हालत बुरी कर दी। जब निश्तर अस्पताल तक पहुंचे तो उस बच्चे की जो है डेथ हो गई। और इसके साथ ही बस्ती मलूक में अभी ये 3 दिन पहले का वाक़या कि एक जो चराहा था अपने जो माल है उसे लेकर जा रहा था तो वहाँ पर 5-6 जो आवारा कुत्ते उन्होंने अटैक कर दिया। अब जब उसने देखा कि मतलब टैकल नहीं कर पा रहा, वो पीछे हटा और उसके जो माल वगैरह था उससे काफ़ी नुकसान पहुंचाया, 1-2 बकरियां वगैरह खा गए। तो इस तरह के कई वाक़यात जो हैं रोनुमा हो रहे हैं। तो उसमें अच्छा अब होता क्या है, प्रोसेस क्या है इन्हें मतलब काउंटर करने का? हमारा जो पहले ये सारा जो काम था ये महकमा हेल्थ के पास था। ठीक है। अब जो ये काम है अब 2022 में जो है अमेंडमेंट करके ये वाले जितना भी काम था ना ये जिला कौंसिल, लाइव स्टॉक और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन 3 महकमों को दे दिया गया था। जबकि अच्छा इन्हें जो दवाई एक फेंकी जाती है इन आवारा कुत्तों को जो है ठिकाने लगाने के लिए, तो उसमें जो है कोई भी मुर्गी के जैसे पंजे हो जाए या इस तरह की कोई चीज़ हो गई उसमें वो बॉल बना के ना उस स्पॉट पर रख देते हैं कि जहाँ पर ये आवारा कुत्ते बहुत ज़्यादा हों। तो अब जो मुल्तान शहर की हदूद में कोई भी वाक़या आता है तो उससे जो है कोई भी
किसी इलाके में बहुत ज़्यादा अगर आवारा कुत्ते हो जाते हैं और वो समझता है कि हमारे लिए जो है आगे मुश्किल का सामना हमें इनकी वजह से नुकसानदेह हो सकेंगे, इस वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात हैं अक्सर। तो अच्छा, दो अभी इस टाइम पॉइंट हैं जब शहरी घर से बाहर निकलता है तो एक डर खौफ ये रहता है कहीं कोई चोरी ना हो जाए, मोबाइल वगैरह वॉलेट वगैरह घर रख के जाते हैं, वही पैसे जो आपके आने जाने के। दूसरा ये होता है कि भाई अच्छे चले अगर चोर ना पड़ जाए, मैं कुत्ते ही ना पड़ जाए। तो इस हवाले से अब लोग बड़े परेशान दिखाई देते हैं। और इस वक्त तमाम तरह हालात में अभी कारपोरेशन के, अगर मैं आपको रोहियों के हवाले से बताऊं, तकरीबन 850 से 900 तक जो है आवारा कुत्ते जो है उन्हें मतलब जो है ठिकाने लगाया और मुल्तान शहर की हदूद में। लेकिन शहर से बाहर अगर चले जाएं, वहां जब जिला कौंसिल का हमने इस सवाल से बात हुई हमारी उनसे, तो उनका ये कहना था कि शहरी हदूद से जब आप बाहर निकलते हैं ना, तो हम किसी भी अगर आवारा कुत्ते को पकड़ने जाएं या उसे जो है मारने जाएं, तो वहां पर हमें मसला ये आता है कि जो लोग हैं इर्द गिर्द के, दरखास्त भी वो दे रहे हैं और कुछ लोग आके उनके जो है वारिस बन जाते हैं कि ये हमारा है, आप इसे कुछ नहीं कह सकते। वो सारे जमा हो जाते हैं और टीम को बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। तो शहरी हदूद से बाहर बड़ा जो है हमारे इदारों के सवाल से मुश्किलात का सामना है कि वो जाके उधर नहीं वो उन्हें पकड़ पा रहे। फिर यहाँ पर हमारी जो कारपोरेशन और जिला इंतजामिया उन्होंने ये कहा कि जो भी अगर आपने कोई पालतू जानवर रखना है, सबसे पहले तो आप उसका लाइसेंस लें। दूसरा, अगर तो आपका कोई भी जानवर है तो आप उसके गले में पट्टा डालें ताकि निशानदेही हो जाए ये आवारा कुत्ता है और ये पालतू कुत्ता है, ताकि हम जब भी कार्रवाई कर रहे हैं तो हम उस देखो कुछ भी नहीं कहेंगे जिसके गले में पट्टा होगा। जिसके नहीं होगा जाहिर सी बात है हम उसके खिलाफ जो है उसे उठा लेंगे और मतलब मारना होगा तो वहाँ मौके पर अगर बहुत ज़्यादा हमें समझ आ रहा है कि नहीं हम इसे उठा के लेके जा सकते तो वही मार देंगे। तो अभी मुल्तान शहर के हदूद में 900 तकरीबन जो कुत्ते हैं उन्हें मारा है और हदूद से बाहर टीम को काफ़ी मुश्किलात का सामना हो रहा है। आए दिन 5 से 6 केसेस तो रिपोर्ट हो ही रहे हैं इस तमाम सूरत हाल में। अच्छा, अब जो लाइव स्टॉक है वो जाके मतलब देखते हैं कि भाई किन किन कुत्तों को ना आप मार सकते हैं और किन किन को नहीं मारना। ये जो चीज़ है ये लाइव स्टॉक की जो अमला है वो डिसाइड करते हैं। और जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है जिसके पास पहले ये सारा टास्क था, लेकिन अब उनका ये काम है कि वो जो है मेडिसिन प्रोवाइड करेगा जो अपना पंजों में डालकर उन्हें डाली जाती हैं और जो जहरीला है। और दूसरा इनका ये काम है कि कहीं पर भी अगर कोई केस रिपोर्ट हुआ है तो जो की वैक्सीन वगैरह है वो फिल फॉर जितने भी हमारे DHQ हॉस्पिटल्स हैं उधर जाके मुंतकिल करें। तो अभी ये एक डर खौफ तो मैडम जब मैं भी मतलब ऑफिस से वापस तकरीबन शाम हो जाती है, तकरीबन रात के टाइम भी अगर कभी जाने लगे तो रास्ते में तकरीबन कोई अगर बाइक पर हो ना 3-4 लाजमी सी बात है वो पीछे मिल जाते हैं। बड़ा जाहिर सी बात है एक डर खौफ इंसान में बहुत ज्यादा पैदा हो जाता है। अच्छा, जाहिर सी बात है जानवर हैं और एक तो बेजुबान भी हैं और फिर जाहिर सी बात है इनसे खतरा भी होता है कि कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और इसके साथ ही ये भी होता है कि थोड़ा अगर उनको रेस्क्यू कर लिया जाए, जान से ना मारा जाए, हाँ, या उनको किसी ऐसी जगह जो है शिफ्ट कर दिया जाए, ये भी मेरे ख्याल में इस पे भी फोकस करना चाहिए कि बजाय आप उनको जान से मार दें, उनको कहीं ऐसी जगह शिफ्ट कर दें जहां पर वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। मैडम, इन्हें रेस्क्यू करने के लिए और इन्हें रिहेबिलिटेशन करने के लिए जो अपर पंजाब में काफ़ी NGOs काम कर रही हैं और हमारे इधर जो है बेसिक हमारा जो भी हमारा सोशल वेलफेयर का इदारा है और हमारा जो है इस हवाले से हमारी NGOs वगैरह है, आप जुनूबी पंजाब में देखें ना वो सिर्फ और सिर्फ काम करेंगी प्लांटेशन पर, उसके बाद बुनियादी खाने पीने की चीज़ों पर, मतलब इस सेक्टर की तरफ कोई भी नहीं सोचते। देखिए हम इंसान अगर हमें जीने का हक है तो मतलब हमारा इस्लाम ये कहता है कि जानवरों को बिल्कुल है। हाँ। एक चीज़ जो नुकसान दिया, हाँ आप उसे जो है बिल्कुल जो ये पॉइंट है हमारा कि हम अगर उसे ना भी मारे हम उसे जो है रेस्क्यू कर लें, लेकिन कोई ऐसा समझे जुनूबी पंजाब में ना हमारे वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से और ना कोई ऐसी NGO काम कर रही है। और मैं भी कहूंगी कि मेरा खुद का ही आंखों देखा है कि अगर वो कुत्ते कुछ इस तरह के भी हैं जो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे तो वो उनको मार दिया जाता है। अच्छा, वो अब मतलब ये मैंने खुद भी देखा, हमारे मामू के घर के सामने जो है ये चीज़ हुई कि इदारा आया और इस तरीके से उसको यार कुछ चीज़ें जो हैं जाहिर सी बात है बेजुबान जानवर हैं, जानवरों पर भी तो हमारा इस्लाम भी कहता है शफकत और मेहरबानी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। तो इदारों को सोच समझ के जो भी चीज़ें करनी चाहिए किसी प्लान के तहत करनी चाहिए ताकि आप जो है जानवर भी जो है वो भी जिंदा रहे और उसके साथ वो लोगों भी के लिए भी जो है कोई मुश्किलात ना हो। इस पर बात करते हैं नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन जी, ऑन क्या कहना चाह रहे थे? तो मैडम ये तमाम तो सूरत हाल है इसमें। अच्छा, फिर अगर हम जो है देखें हमारे इदारों की तरफ, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह बात कर रही हैं आप कि वाक़यात ऐसे कई मतलब लोगों को जहाँ नुकसान पहुँचा रहे होते हैं वहाँ कार्रवाई करने जाते हैं तो
जितने भी इलाके में जो नुकसान पहुंचा रहा हो और आपके समझ में आ रहा हो कि हाँ ये कंट्रोल में नहीं है, उसको चलें आप मार दें या आप उसको जिस तरीके से भी हैंडल करना चाहते हैं कर लें, वो समझ में भी आता है। लेकिन अच्छा, जो नुकसान नहीं पहुंचा रहे, जो इस तरह के नहीं है, आप उनको मारने की क्या जरूरत है? रेस्क्यू करें और किसी ऐसी जगह छोड़ दें जहां वो अपना नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। थोड़ी सी मैडम कोऑर्डिनेशन की मेरे ख्याल में शायद ज्यादा जरूरत है इदारों के बीच में, क्योंकि इसमें ना हर सेक्टर ने को अलग अलग टास्क है। कारपोरेशन को मुल्तान शहर में जिला कौंसिल को महदूद से बाहर है, मेडिसिन प्रोवाइड करना महकमा हेल्थ का काम है, और इस चीज की निशानदेही करना लाइफ स्टॉक का काम है। और फिर जहां पर अगर कोई कुत्ता मारेंगे वो उठाना वहां से जो है वेस्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम है। तो उस मेरे ख्याल में वो जो एक कोऑर्डिनेशन तमाम इदारों की जो एक होता है ना कि म्यूचुअल एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन थोड़ी सी अगर वो स्ट्रांग हो जाए, तो अगर मतलब जहां पर कारपोरेशन वाले जा रहे हैं वहां पर लाइफ स्टॉक का एक बंदा या एक डॉक्टर जो है उनका साथ चला जाए और वो निशानदेही कर दे कि भाई ये कुत्ते हैं, ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, इन्हें अगर आप नहीं रेस्क्यू कर सकते तो इन्हें बेशक मार दें, बाकियों को आप कुछ ना कहें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो मतलब सब कोई जो भी आता है मतलब, क्योंकि वो बेसिकली अच्छा, इसमें ये एक इशू ज्यादा है कि हमारा जो महकमा हेल्थ है वो दे देते हैं हमें जो पॉइजन, एक जहर है जो बर्फी में डाल के, मुर्गी के पंजों में डाल के फेंकी जाती है। तो जिला कौंसिल और कारपोरेशन के अमले का ये भी कहना है कि अगर हमें जो है वो जो इंजेक्शंस होते हैं जिसमें हम गन से शूट करते हैं और वो जाकर किसी पे अगर डॉग को जो है हिट करता है तो वो उसी टाइम मौके पर बेहोश हो जाता है, तो जाके हम रेस्क्यू कर सकते हैं। क्योंकि जो अक्सर जो कुत्ते थोड़ा मेंटली तौर पर पागल हो चुके होते हैं उन्हें उठाना, पकड़ना और अंदर वो मतलब लाइक जाल में डालना बहुत मुश्किल होता है, वो उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, वो कहते हैं ना कि जिंदा रहना तो सबका हक है ना, चाहे वो जानवर है या फिर इंसान है। तो कुछ मैंने अभी कुछ इस तरह की वीडियोस, जिस तरह से जाहिर सी बात है ये इश्यूज चल भी रहा था, तो कुछ इस तरह की वीडियोस भी थी कि एक तो बेचारे ये ऐसे जानवर हैं जब ये अगर ये जख्मी भी हो जाए तब भी इनको कोई रेस्क्यू नहीं कर रहा होता। अच्छा, फिर जाहिर सी बात है इनकी मेंटल हेल्थ या इनको खाना उस तरीके से नहीं मिलता, हर तरीके से तो है इस जानवर बेचारे को जो है ना वो बहुत ज्यादा मुश्किलात इसको भी रहती हैं। अच्छा, फिर इसका रिएक्शन भी जो है वो फिर जाहिर सी बात है इंसानों पे ही जा निकलता है। तो जो आप बात कर रहे थे मैं उसी का मैंने आपको जवाब भी दिया है। तो ये चीज, तमाम चीजें हैं ना, ये भी वही बात है कि इदारे जब तक हमारे ठीक मुकम्मल तरीके से काम नहीं करेंगे तो हमारे मसाइल वहीं के वहीं खड़े रहेंगे, वो हल नहीं हो सकेंगे। अच्छा जी, सर से जानते हैं सर इसके अलावा जो है ना वफाकी मुहतसिब इदारे के हवाले से बताएंगे कि इस टाइम जो है आपने कितनी सालाना के हवाले से जो शिकायत थी या जो आपने मसले सॉर्ट आउट किए उस हवाले से हमें बताइएगा, तो कितने केसेस थे? देखिए, अगर मैं ईयर वाइज आपको थोड़ा सा पिछले 3-4 साल के फिगर्स बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह अदारे पे लोगों का जो एतमाद बढ़ा है और लोगों ने एतबार किया है और फिर इसकी कारकर्दगी जो है कि 2021 में जबकि कोरोना बड़ा शदीद फैला हुआ था, हमारे पास 1,10,000 दरखास्तें आई जिनको उसी साल डिस्पोज ऑफ किया गया, और उससे अगले साल 2022 में इनकी तादाद बढ़ के 1,64,000 हो गई। सही। और पिछले साल 2023 जब खत्म हुआ है तो इनकी तादाद बढ़ के 1,94,000 हो गई, 2 लाख के करीब। इनमें वो दरखास्तें नहीं है जो एक और हमारा प्रोग्राम चलता है IRD, और उसके अलावा जो ओवरसीज हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं जो बाहर 1 करोड़ के करीब काम करते हैं और कीमती ज़र मुबादला में भेजते हैं, उनकी दरखास्तें अलहदा हैं। तो और इस साल अभी ये अप्रैल ख़त्म हुए 4 महीने ख़त्म हुए हैं, कोई 55,000 के करीब दरखास्तें हमें वसूल हो चुके हैं जिन पे फैसले भी हो गए। तो ये एक तो ये हिस्से आप देख लें कि कारकर्दगी इसकी कैसी, लोगों का एतबार इसलिए भी बढ़ा है कि हम इसको गरीबों की अदालत कहते हैं और ये बड़े कम अरसे में बगैर मुआवजे के लोगों को रिलीफ जो है वो फराहम कर देती है। शर्त यही है कि वो उसके रूल्स, रेगुलेशंस और पॉलिसी के मुताबिक जो है लोगों की दरख्वास्त हो, और उनकी दरख्वास्त जो है वो जब जांच पड़ताल करते हैं अगर वो हक़ पे सही उतरती है और रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक सही है तो फिर इंसाफ की फराहमी में कोई चीज़ रुकावट नहीं बनती। सर, अवेयरनेस के हवाले से भी जानूंगी, इस टाइम जो है लोगों को इस इदारे के हवाले से कितनी मालूमात है? देखिए, मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस का सबसे बड़ा जरिया तो हमारे ये प्रेस, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये बहुत बड़ा रोल है, और इसी तरह जो प्रिंट मीडिया है, इन दोनों का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। चाहे वो हमारे सूबाई मुतसिबीन के अदारे हैं या वफाकी मुतसिब का अदारा है, उसमें वो भरपूर मावनत करते हैं कि लोगों को रसाई जो है इस तक कैसे हो सकती है और ये लोगों को कैसे रिलीफ फराहम कर रहा है। ये यकीनन मीडिया का दौर है और मीडिया इसमें हमारी बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। मुझे शुक्रिया भी अदा करना है इस सिलसिले में। और दूसरी बात ये कि हम खुद भी
एयरपोर्ट्स पे ऑफिस में स्टैंडीज और बैनर्स हम लगाते रहते हैं जितना हमारा बजट है, जो हमारी गुंजाइश है, ताकि लोगों को पता चले कि ये फ़ोन नंबर हैं, ये महकमे हैं जिनके खिलाफ शिकायत हो सकती है, ये एड्रेस है जहाँ पे आप अपनी शिकायत भेज सकते हैं। तो इस तरह लोगों को कुछ हम चाहेंगे कि जो लोग अभी नहीं भी जानते कि कौन कौन से महकमे शामिल हैं जिनके खिलाफ जो है शिकायत दर्ज करवाई जा सकती हैं, कौन से ऐसे मसले हैं। देखिए, मैंने इसमें कोई 200 के करीब महकमे हैं, फेडरल गवर्नमेंट के महकमे और आगे उनकी ऑर्गेनाइजेशन या झेली जो तंजीमें हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एक्सचेकर से जिनके मुलाजमीन तनख्वाह लेते हैं, ये उनको डिक्लेयर किया गया है। तो इसमें बड़े बड़े जो महकमे हैं वो जैसे मैंने पहले अर्ज किया, जितने भी डेस्कोज हैं हमारे, जिसको हम वापडा कहते थे, उसके अलावा सुई गैस है, नॉर्दर्न है, ये सदर्न है, दोनों उसकी हैं। फिर उसके अलावा पाकिस्तान बैतुल माल है, बेनजीर इनकम सोर्स प्रोग्राम है, PAE है, रेलवे है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी, स्टेट लाइफ की पॉलिसीज, इनकी लोगों की बड़ी शिकायत हैं। खुद पोस्टल लाइफ का जो अदारा है, पोस्टल सर्विस जिसको हम कहते हैं, पोस्ट सर्विस, ये है। फिर मतलब कि एक लिस्ट है बहुत बड़ी। हाँ, इवन जो हम देखते हैं लोगों के, जी, सिवाय, मैं माफी चाहता हूँ आपकी बात, सिवाय 4 किस्म की। एक दिफाई इदारे जो हैं उनकी हम नहीं सुनते, क्योंकि उन्होंने अपना एक तरीकाकार है, वो करते हैं उस पर काम। दूसरे, हम जो है ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये किसी भी कोर्ट में अगर कोई मसला चल रहा हो तो उसके खिलाफ या उसके मुतल्लिक फिर हम शिकायत नहीं सुनते। तीसरा, हमारी खारजा पॉलिसी, वो हम उसमें बिल्कुल दखलंदाजी नहीं करते। खारजा पॉलिसी के जो दफातर है उनमें कोई बदन किसी को महसूस होते हैं, मैं तो इंसाफ नहीं हुआ, वो रिटायर्ड आदमी है, पेंशन नहीं मिलती, वो हम सुनते हैं। लेकिन अदरवाइज उनकी पॉलिसी में हम बिल्कुल हम उसके नहीं, हमारे दायरे इख्तियार से बाहर है। और चौथी चीज जो अगर किसी ऑफिस के अंदर कोई मामला है, किसी की प्रमोशन का, किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग का, वो हम नहीं। ठीक हो गया, ठीक है। मजीद भी इनसे जानते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और इसके साथ ही ऑन से जानते हैं। ऑन इस टाइम हम जब बात करते हैं कारपोरेशन के हवाले से और इसके साथ ही म्यूनिसिपल कारपोरेशन की जो इस टाइम और जिला कौंसिल की कारकर्दगी है, उसके हवाले से बताइएगा। सबसे पहले मैडम, अगर हम बात करें कारपोरेशन और जिला कौंसिल के हवाले से, तो अगर इसका रेगुलेशन ब्रांच की बात करें तो एक टास्क जो सुथरा पंजाब प्रोग्राम का वजीर आला मरियम नवाज साहिबा ने जो सौंपा था हमारे इदारों को, जिसमें अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसका काम है, वेस्ट साफ करना, वासा है तो उसका है, जो मतलब जहाँ पर भी सीवेज के मसाइल हैं वो सब। हाँ। तो वहीं पर ही कारपोरेशन और जिला कौंसिल का काम था कि अपनी अपनी हदूद में तजावजात क्लियर करवाना, और उसके बाद जो है कहीं पर मतलब जो है कुछ भी ऐसे पुख्ता तामीरात, मतलब इलीगल कंस्ट्रक्शन हो चुकी हैं जो बगैर नक्शा मंजूर हुए थे, तो उनने जो है मिसमार कर देना। लेकिन अभी जो है हालात ये हैं कि मुल्तान शहर में आप देखें कि इतना जो है लोग तंग हैं तजावजात की वजह से। आप चौक घंटा घर ले लें, आप ये MDA रोड ले लें, आप ओल्ड शुदाबाद रोड ले लें, और जहाँ जहाँ भी आप जाएं तो मतलब कोई परमानेंट इसका हल नहीं निकल रहा। क्योंकि अभी हालात ये हैं कि जब जितने भी रेडी बान होते हैं तो उन सब का ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट हमें एक जगह मुख्तस करके दे दे, शहरी हदूद में दे दे, शहर से थोड़ा हट के दे दे, तो हम वहाँ पर जैसे रेडी बाजार लगता है, कई आप अपना देखें डिस्ट्रिक्ट जुनूबी पंजाब की, तो वहाँ पर जो वहाँ की गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट, वो उनने अपना एक जगह मुख्तस की हुई है, वहाँ रेडी बाजार लगता है और लोगों को पता है यार यहाँ रेडी बाजार लग रहा है, यहाँ से हमें चीज़ सस्ती मिलेगी, और लोग जाते भी हैं। तो इस तरह से बिल्कुल रोड के ऊपर जब लग जाती है कोई भी तजावुज़ात, तो उसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, और लोगों का मतलब लाइक ट्रांसपोर्ट दिन ब दिन जिस तरह बढ़ती चली जा रही है, तो वो जो है उस हवाले से ट्रैफिक के बहुत मसाइल हो जाते हैं यार। जिस तरह भी रोड्स के आधी रोड्स तो इन्होंने रेडी वालों ने काबिज हुए होते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, दूसरा फिर एक तो ये हो गया, और दूसरा अगर हम इन दोनों जो है हमारी कौंसिल साइन की बात करें तो जो तरक्याती काम है तकरीबन मुल्तान शहर में आप देख लें या जिला कौंसिल के हदूद में आप देख लें, तो जब से मतलब थोड़ा अनसल हालात रहे थे हमारी गवर्नमेंट के, तो कोई तरक्याती काम आया नहीं था।
अब जाकर जो है आप ज़िला कौंसिल के भी और कारपोरेशन के भी काफ़ी टेंडर्स हुए हैं, जिसमें मुल्तान शहर में और हदूद से बाहर काफ़ी मतलब जो प्रोजेक्ट्स रुके पड़े थे या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन का काम, पैच वर्क वगैरह, वो सारे अब टेंडर नोटिस डिस्प्ले भी हो गए और काफ़ी का जो है वर्क ऑर्डर भी जारी हो गए हैं, फंड्स वगैरह भी अब प्रॉपरली आ रहे हैं। तो अब जो एक डेवलपमेंट का काम मुल्तान शहर में रुका पड़ा था, वो जाके अब थोड़ा सा हमें तेज़ी उसमें देखने को मिलेगी, क्योंकि अब फंड्स भी आ रहे हैं, टेंडर्स वगैरह भी जो हैं वो भी लग चुके हैं और कई टेंडर्स मतलब जो है उनके वर्क ऑर्डर्स भी हो चुके हैं। तो अब थोड़ा तरक्याती काम मुल्तान शहर में आपको देखने को मिलेंगे। सही, चलिए अच्छा है। यहाँ पर तो हमारे बहुत सारे अभी काम जो है वो रुके हुए भी थे, और उस पर अगर काम हो जाए तो मेरे ख्याल में हमारे शहर में की खूबसूरती में इजाफा हो सकता है। अच्छा जी, इसके साथ ही चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। आज के भाव शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं मार्केट में सब्जी और फलों के क्या रेट्स हैं। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में ग्राम फरोशी जो है अरूज पर है। सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। गुज़श्ता कुछ हफ्तों में सब्जियों और फलों की कीमतों में कमी देखने को मिली थी, लेकिन अब दोबारा से इजाफा होने लगा है। आज की अगर हम ताज़ा सूरत हाल की बात करें तो भिंडी की कीमत दोबारा महंगी हो गई है। भिंडी 240 से बढ़कर 320 रुपये फी किलो हो गई है, जबकि थाईलैंड अदरक और देसी लहसुन जो है उनकी कीमतें वहीं बरकरार हैं। थाईलैंड अदरक 600 रुपये किलो में दस्तयाब है, जबकि देसी लहसुन जो है वो 400 रुपये फी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इनकी सरकारी कीमतें पहले की तरह अभी भी लागू नहीं हो सकी मार्केट में। इसके साथ सब्ज़ मसाला जात की बात करें तो सब्ज़ मसाला जात में टमाटर 20 रुपये महंगा हो चुका है, 60 से बढ़कर 80 रुपये फी किलो हो गया है मार्केट में, जबकि सरकारी कीमत भी बढ़ी है। टमाटर 10 रुपये महंगा होकर सरकारी कीमत में 50 रुपये किलो मुकर्रर कर दिया गया है। प्याज 130 रुपये की बजाय 160 रुपये फ़रोख्त हो रहा है। हरी मिर्च 86 रुपये हो चुकी है, आज 16 रुपये महंगी हुई है सरकारी रेट लिस्ट में, जबकि मार्केट में 120 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। इसके साथ अरबी 480 में फ़रोख्त हो रही है। मटर और टिंडे 320 में दस्तयाब है। बात करें फलों की तो फलों में फालसा 600 रुपये फी किलो के हिसाब से, आड़ू 400 से लेकर 600 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ दीगर फलों की बात करें, अव्वल क्वालिटी का सेब जो है वो भी 400 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ केले 160 रुपये दर्जन में दस्तयाब हैं, जबकि केले की सरकारी कीमत जो है 136 रुपये दर्जन मुकर्रर की गई है। इसके साथ तरबूज 80 से 100 रुपये फी किलो में, खरबूजा 160 रुपये फी किलो में, चीकू और पपीता और अमरूद जो है वो 200 से 250 रुपये फी किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब है। चिकन कल 542 था, आज 530 रुपये किलो मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि अंडे की कीमत में इजाफा हुआ है। अंडे जो है वो 250 रुपये दर्जन मुकर्रर कर दिए गए हैं, 8 रुपये कीमत में फ़ी दर्जन पर इजाफा हुआ है। तो कुछ साख्ता महंगाई की लहर अभी बरकरार है। आम शहरी भी परेशान नजर आते हैं और शहरी आम ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा करते नजर आते हैं कि दोबारा से ये जो महंगाई का तूफान सर उठाने लगा है, इसको कंट्रोल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, सर से जानेंगे सर, अवेयरनेस के हवाले से बात हो रही थी, तो हमारे जो देखने वाले नाजरीन हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके से वो अपना मसला जो है एप्लीकेशन अगर देना चाहें तो क्या तरीक़ेकार है, कोई नंबर है तो वो भी आप जो है हमारे नाजरीन से शेयर करें। जी, पहली तो मेरी गुजारिश है कि हमारे अवाम को चाहिए कि अपने अदारों पे एतबार करें। डेफिनेटली जो किसी भी दफ्तर में जाते हैं कुछ शिकायत लेके, नीचे वाले अमले की शिकायत होती है, तो जो सीनियर अफसर है वो एक दिन में 200, 250, 300 लोगों को डील कर रहा होता है। तो आप इंतज़ार कीजिए सब्र तहम्मुल के साथ, ताकि आपकी बारी आ जाए आप उनको मिल लें। कोशिश करें कि आपका मसला आपके उसी इदारे में हल हो जाए। अगर नहीं तो फिर हमारा जो ऑफिस है वो 24 आवर्स उस पर शिकायत आप दर्ज करा सकते हैं। 1055 हमारा कॉल सेंटर है, वहाँ पे आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वेबसाइट है हमारी, आप प्ले स्टोर में जाएं, वहाँ पे वफाकी मोहसिन पाकिस्तान लिखें, तमाम मालूमात हमारे पूरे जो 17 हमारे रीजनल ऑफिस हैं, हेड ऑफिस हैं, उनके एड्रेसेस निकल आएंगे, हमारी वेबसाइट्स के एड्रेसेस निकल आएंगे, हमारी जो है किस तरह हमसे आईमो पर रब्ता किया जा सकता है, कोई भी जो तरीका है ना, वो हर चीज़ वहाँ से वो बड़े आसानी के साथ, जिसके पास भी एंड्रॉयड सेट है, जिसके पास जदीद कोई भी गैजेट है, वो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वो हम तक आ सकता है। या फिर जैसे मैंने किया 1055 की आप अपनी सिंपल मोबाइल से भी अपनी शिकायत लिख के टाइप करके भेज दें, मिल जाएगी। या आप सिर्फ इतना लिख दें दफ्तर वफाकी मोहसिन इस्लामाबाद, तो वो हमें कंप्लेंट जो आपकी हार्ड कॉपी हमें मिल जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं है। और उसके बाद फिर मैंने जैसे कि अर्ज़ किया कि 1-2 दिन में उसी जो आपने मोबाइल नंबर दिया होता है उस पर आपको इतला आ जाती है कि आपकी शिकायत मिल गई है, कार्रवाई हम शुरू कर रहे हैं, और फिर आपको बुलवा भी ले जाते हैं। अगर आप लिख दें कि आपको टेलीफोन मोबाइल पर सुन लिया जाए, आपके दिए हुए रब्ता नंबर पर आपसे रब्ता किया जाता है, जिस दिन आप
उसकी समाअत होती है। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं तो आपको इवन वीडियो कॉल पे भी लिया जाता है और आपको आमने सामने जो है वो बात हो जाती है और 60 डेज में आपका मसला जो है वो हल कर दिया जाए। अच्छा सर, इस तरह होता है कि इदारे भी कॉपरेट करते हैं, इदारों में से जिस तरह की जिसके खिलाफ एप्लीकेशन जाए? जी, कॉपरेट तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल उन्हें करना पड़ता है और वो करते हैं। ऑन साहब हमारे ऑफिस सचिव लाते हैं तो ये देखते हैं कि अदारों के सीनियर ऑफिसर्स बैठे होते हैं। अच्छा, कोई भारी भरकम कोई उनको अगर वो ना उस पे पूरा उतर रहे हो तो फिर कोई जुर्माने वगैरह भी उनको अदा करने पड़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जुर्माने की जरूरत नहीं पेश आती, क्योंकि हमारा जो मुखातिब होता है उस अदारे का हाईएस्ट जो ऑफिसर है ना वो होता है। मतलब अगर कोई ऐसा अदारा है जिसका एक फेडरल सेक्रेटरी देख रहे हैं, चेयरमैन उनका कोई देख रहे हैं कराची इस्लामाबाद में, तब उनको कॉल करते हैं, वो आगे अपना नुमाइंदा भेजते हैं और उनके ऑफिस को पता होता है कि आज फलां दफ्तर में फलां ऑफिसर गया है तो इस केस का क्या बना और ये क्यों हुआ था। और फिर जब हम अपना वफाकी मोहसिन साहब अपना फैसला वहां पे भेजते हैं तो फिर उसको 30 डेज के अंदर इंप्लीमेंट उन्हें करना ही करना होता है, अनलेस के वो अपील में चले जाएं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। सही सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स को? मैसेज मेरा यही है कि लोगों को जो है वो अपने इदारों पे एतबार होना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान जो है वो वक्तन फ़क्तन बहुत सी ऐसी इस्लाहात और बहुत से ऐसे इक़दाम उठाती रहती है जिससे लोगों को रिलीफ मिले। अगर उन्हें रिलीफ नहीं मिलता उस अदालत से डायरेक्ट तो फिर ये गरीबों की अदालत मौजूद है, आप तशरीफ लाएं, हल होगा मसला। बहुत शुक्रिया सर आपका, और आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने ब्रेक पे जाना है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी कामरान शरीफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हॉकी प्लेयर भी रह चुके हैं, इंटरनेशनल अंपायर भी हैं, और इसके साथ साथ जो है जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन मुल्तान से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारे साथ डॉक्टर कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ऑर्थोपेडिक फिजिकल थेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज हम बात करने जाएंगे जो आज, क्योंकि हम हॉकी के हवाले से बात होगी, माशाल्लाह से ये प्लेयर भी हैं तो इनकी जर्नी कैसी रही वो इनसे जानेंगे। इस टाइम स्पोर्ट्स के हवाले से बात करेंगे, किस तरह से काम हो रहा है, हुकूमती सतह पर किस तरीके से काम हो रहा है। और इसके साथ ही हम जो है बात करेंगे, आज जो डॉक्टर साहब के साथ हमारा टॉपिक है वो हम अब बात करने जा रहे हैं ऑस्टियोप्रोसिस पे हम बात करने जा रहे हैं। ये क्या बीमारी है, ये किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचा सकती है, इसका तरीक़ेकार जो है इलाज का वो क्या हो सकता है, एहतियात क्या हो सकती है, किस तरह की ग़िज़ा हमें खानी चाहिए, तो ये तमाम चीज़ें हम डॉक्टर साहब से डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही पहले चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। हसन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, हसन से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी आसमा मुल्तान शहर और गिरदोनवा के अगर आज के मौसम की बात करें तो आज मुल्तान शहर का मतलब सुबह सवेरे से जुज़वी तौर पर अवर आलूद दिखाई दे रहा है। और अगर अभी की बात करें तो अभी मुल्तान शहर में हल्की ठंडी हवा चलने का सिलसिला भी जारी है। गुज़िश्ता कई दिनों से जहां एक जानी मुल्तान शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने को आ रहा था, तो वहीं आज शहर का मतलब जो है वो जुज़वी तौर पर अवर आलूद होने के बाद सुबह सवेरे से मौसम कदरे बेहतर और कदरे सुहाना दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ ही महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि दोपहर के औकात में गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने को आएगा। आज दिन भर मतला तो जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी और सारी रहेगा, मगर आइंदा आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। आज अगर शहर के कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत आज शहर और गिरदोनवा का 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। हवा में नमी का तनासुब आज गुज़िश्ता रोज की निस्बत कदरे बेहतर है, जो कि 50% तक रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी गुज़िश्ता कई दिनों से कदरे बेहतर है, जो कि 86% तक रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखें तो आज शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जहाँ एक जानिब बेहतर हो रहा है, तो वहीं उसी के साथ ही पाकिस्तान के फ़िज़ाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान आज 5वें नंबर पर स्टैंड कर रहा है।
अस्मा, गुज़िश्ता कई दिनों से मौसम तो कदरे बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ ही मौसम करवट लेने के साथ साथ गर्मी की शिद्दत में भी नुमाया इजाफा देखने को आ रहा है। अगर मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद भी होता है, गुज़िश्ता कई दिनों में बारिशों के भी स्पेल रहे, तो गर्मी की शिद्दत बदस्तूर महसूस की जा रही है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी, दर्जा हरारत में गैर मामूली हद तक इजाफा देखने को आएगा। और साथ ही महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में हीट स्ट्रोक और हीट वेव्स के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत जारी की जा रही हैं। आइंदा 24 घंटों के हवाले से बात की जाए तो आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, बारिशों का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा, मगर साथ ही ये कहा जा रहा है कि दर्जा हरारत में नुमाया इजाफा देखने को आएगा। जी बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। और इसके साथ ही हम अपने वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। हॉकी जो हमारा खेल, कौमी खेल इसको समझा जाता था, और आज हम बात करें तो वो कहीं खो गया। वो खेल जो है उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए, और हमारे प्लेयर्स भी और कुछ हमारे हुकूमती सतह पर भी इसके ऊपर फोकस नहीं किया गया। सबसे पहले तो आपकी जर्नी के हवाले से जानेंगे ना, आप कब से आप खेलना स्टार्ट हुए और ये सफ़र कैसा रहा? जी बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। मैं रूही चैनल का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आज उनके ज़रिए एक अच्छी कौमी खेल हॉकी के ऊपर डिस्कशन होगी हमारी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि कोई भी चीज़ है वो सरपरस्ती के बगैर प्रमोट नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे। जब तक हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान का जो कौमी खेल हॉकी है इसको सपोर्ट नहीं करेगी, तो तब तक जो है इसकी जो प्रमोशन है या ये जो है आगे प्रमोट नहीं हो सकती। हम लोगों ने इस हमारे जो कौमी खेल हॉकी है इसको अरूज पे देखा है। बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, मकसद है कि जी हमारा जो एक पाकिस्तान में बैच था, शाहिद अली खान साहब थे, मंसूर थे, खालिद बशीर साहब थे, राना मुजाहिद जो इस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के करंट सेक्रेटरी हैं वो थे, शहबाज सीनियर थे, शहबाज जूनियर थे, ताहर जुमान, कमर इब्राहिम, मुसद्दिक, यानी कि ये एक ख्वाजा जुनेद साहब, एक पाकिस्तान की हॉकी में ये एक नाम था 1984 वर्ल्ड कप के बाद जो भी था। तो उस वक्त जो गवर्नमेंट थी वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को फाइनेंशियली काफी सपोर्ट करती थी। सही। तो कोई भी चीज, किसी भी चीज की अगर आपने प्रमोशन करनी है तो वहां पे पैसा इन्वॉल्व है। पैसा चाहिए उस चीज को, और फिर डोमेस्टिक चाहिए। जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा आप डोमेस्टिक नहीं करवा सकते। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कहां तक जाके अपने पास से करती रहेगी? इस वक्त जो सूरत हाल है यूथ की, वो क्रिकेट से निकल के किसी और गेम की तरफ आना नहीं चाहती। बाकी जो स्पोर्ट्स है उसकी तरफ जो हमारे ओहदेदारान हैं या जो ग्रास रूट पे क्लब्स को सर्वाइव कर रहे हैं, चला रहे हैं, वो बड़ी मुश्किल से लेके आते हैं बच्चों को, और एक अच्छे घर का बच्चा आके हॉकी खेलना नहीं चाहता। गरीब लोगों के घरानों के बच्चे आते हैं, आके हॉकी खेलते हैं। अभी आप हॉकी की कीमत पे चले जाएं तो एक गरीब घर का बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता उसको। तो सरपरस्ती के बगैर, हुकूमत की सरपरस्ती के बगैर आप ये नहीं समझ सकते कि जी पाकिस्तान का ये कौमी खेल जो हॉकी है ये प्रमोट हो। सर आपकी जर्नी कैसी रही? सॉरी, आपकी जर्नी, सफर कैसा रहा? आपने कैसे खेल में आए, हॉकी में? अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने एक नॉर्मल सोल्जर होने के नाते मैंने पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन किया था। सही। तो जिस वक्त हमारी वहाँ पे सुबह मॉर्निंग ट्रेनिंग होती थी, ऑलरेडी आर्मी जो है उसके अंदर तमाम जो बंदे होते हैं या सोल्जर्स होते हैं उनको अपना आप शो करने का प्रॉपर मौका मिलता है कि वो अपने आप को परफॉर्म कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा फिटनेस लेवल काफ़ी अच्छा था। मैं एबटाबाद से ट्रेनिंग करके जिस वक्त मैं लाहौर आया तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि उस वक्त मेरे जो सीनियर थे, साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज कियानी साहब बतौर मेजर थे। तो उन्होंने जब मेरे फिटनेस को देखा तो वो मुझे कहते हैं कि जी यार तुम हॉकी वाली साइड पे क्यों नहीं आते हो खेलने के लिए, ये खेलो, तुम्हारा फिटनेस इतना अच्छा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने देखें कि उस वक्त मुझे मेरे ऊपर कोच लगाया, मुझे हॉकी सिखाई, मैंने सीखी, सारा दिन ट्रेनिंग की हॉकी की। सही। तो करने के बाद मैं पाकिस्तान का मैं सीजम इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर बना, मैं सीजम वर्ल्ड कप खेला। यानी कि आप देखिए कि मैं अगर एक बंदा
20-22 साल की उम्र में जाके हॉकी शुरू करके वो सीजन इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर बनता है, तो इसका मतलब है कि जी मेहनत के बगैर, शौक के बगैर और ऊपर कोचिंग के बगैर ये चीज हासिल नहीं हो सकती। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद फिर जिस वक्त मैंने हॉकी को खेलना यानी कि उम्र के हिसाब से कम किया, तो फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पाकिस्तान आर्मी का मुझे उन्होंने बतौर कोच तैनात किया। मैं पाकिस्तान आर्मी की तकरीबन कोई 4 साल में कोचिंग की पाकिस्तान आर्मी की। उसके बाद फिर मैंने देखा कि जी अभी मुझे थोड़ा सा हॉकी का टेस्ट चेंज करना चाहिए, तो मैंने फिर एम्पायरिंग वाली साइड पे आ गया। उसके कोर्सेज वगैरह किए। कराची में एशियन हॉकी फेडरेशन ने कोर्स करवाया, इंडिया से कोको वालिया साहब आए, उन्होंने करवाया, तो अच्छी रिपोर्ट आई। तो 2006 में मुझे फिर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने अपॉइंट किया सीनियर एशिया कप चलाए इंडिया के लिए कि जी हमारी तरफ से ये बंदा जाके परफॉर्म करेगा। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपने पहले इवेंट में किसी नए एम्पायर को इतने ज्यादा मैचेस नहीं दिए जाते। मेरा बतौर प्लेयर एक्सपीरियंस था, कोच एक्सपीरियंस था, तो मैंने अपने पहले इवेंट में ही 5 इंटरनेशनल मैच सुपरवाइज किए। उस वक्त से लेके तो 2014 तक मैंने इंटरनेशनल लेवल पे बतौर एम्पायरिंग के फ्राई सर अंजाम दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह के पाकिस्तान में बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो पहले प्लेयर होते हैं, फिर वो कोच के मजे भी लेते हैं, फिर इसके अलावा वो इंटरनेशनल एम्पायरिंग पे भी आते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में मैं बतौर एम्पायर मैनेजर भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। सही। चलें, माशाल्लाह आपका ये सफर बड़ा बेहतरीन रहा। बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, इसके साथ ही हम डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी जर्नी कैसी जा रही है? माशाल्लाह से। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बस अभी तो स्ट्रगलिंग फेज में है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर जा रही है, बहुत बेहतर, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो इंशाल्लाह आगे भी इस तरह मैं कोशिश करता रहूँगा। अभी तो जज्बा है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने का, कोशिश भी कर रहे हैं। और ये जज्बा हमेशा इंसान को रखना चाहिए। हाँ, रखना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले जिस तरह से हम प्रोसेस बीमारी के हवाले से हमारा टॉपिक है, तो उस पर बात कर लेते हैं कि ये बीमारी क्या है। ये बीमारी बहुत अच्छा टॉपिक है आपका। मैं इसको बल्कि बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह आपको मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि ये बेसिकली हड्डियों का जो भुरभुरा, इसको भुरभुरापन कहते हैं। हाँ। तो ये जो है, जैसे हम एक दीवार पे एनेमल करते हैं, उसका मतलब फ्रिक्शन खत्म करने के कि वो बिल्कुल प्लेन हो जाए, ये अल्लाह ताला कुदरती एक नेचुरल किस्म का एनेमल है हड्डियों के ऊपर, मतलब जॉइंट्स के ऊपर। ये एनेमल अल्लाह ताला ने कर दिया ताकि फ्रिक्शन खत्म हो जाए। जब हम मूव करते हैं तो वो फ्रिक्शन नहीं होती है, जिसकी वजह से हम इजीली मूव कर पाते हैं। तो इस बीमारी में बेसिकली होता ये है कि वो एनेमल एज के साथ साथ भुरभुरा हो जाता है। एज के साथ बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसके, कुछ एज रिलेटेड हैं, कुछ डाइट रिलेटेड हैं, कुछ एक्सरसाइज रिलेटेड हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये जो एनेमल है या ये जो मटीरियल है ये खत्म हो जाता है। तो जब ये खत्म हो जाता है तो उसको हम देसी जुबान में भुरभुरापन कहते हैं कि वहाँ पे फ्रिक्शन जब ज्यादा हो जाती है और मसल्स का वहाँ पे जो कनेक्शन होता है वो सूजन का शिकार हो जाता है, तो उसके बाद बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली ये वो कार्टिलेज है जो खत्म हो जाती है। मतलब वो इसका जो इनेमल है, जैसे आप समझ लें कि एक इनेमल वक्त के साथ साथ उतर जाता है दीवार से। हाँ, तो ये वही चीज है। जब वो खत्म हो जाते, फ्रिक्शन खत्म, फ्रिक्शन वहाँ पे पैदा होना शुरू हो जाती है, तो फिर दर्द स्टार्ट हो जाता है, स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। समझते हैं किन वजूहात पे जो है ये बीमारी हो सकती है? इसमें सबसे जो मेन रीजन है वो क्या नाम है, कुछ हमारी डाइट है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे मैं जो दूंगा वो विटामिन डी को दूंगा और कैल्शियम को दूंगा। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये बीमारी ज्यादा मतलब हमला करती है। दूसरे नंबर पे इसमें एक्सरसाइज की कमी, वर्जिश की कमी है, बहुत ज्यादा ये मतलब फॉल कर रही होती है इसकी वजह में, इसके फैक्टर में। तो एक्सरसाइज की कमी, हमारे पास अक्सर जो पेशेंट्स आते हैं ना कि सर जी हम तो डॉक्टर साहब हम सारा दिन काम करते रहते हैं, हमारी एक्सरसाइज होती है। हाँ। लेकिन एक्सरसाइज का ना एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है। वो ये समझते हैं कि हाँ जी हमने चलना फिरना है, इधर भागना उधर भागना, ये काम करना वो काम करना है। तो बेसिकली वो एक्सरसाइज नहीं होती है, वो तो एक आपकी काम है, डेली रूटीन एक्टिविटी है। लेकिन एक्सरसाइज का एक प्रॉपर टाइम होता
होता है, प्रॉपर उसका एक क्राइटेरिया होता है, प्रॉपर उसके SOPs होते हैं जिसको आप अप्लाई करके फिर आप एक्सरसाइज करते हो। लेकिन वो ज़्यादातर हमारे जो लोग हैं वो इस चीज़ को नहीं जानते हैं। वो बस ये समझते हैं कि बस रोज़ाना की वॉक कर ली, वो खाना खा लिया, रोटी खा ली, पानी पी लिया, बस दैट्स इट। लेकिन उसमें हमें बैलेंस डाइट करनी है, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही गोल है कि आप बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें। तो इसमें मैं आप को मतलब जितने भी देखने वाले हैं सबको ये पैगाम दूंगा कि आप एक्सरसाइज करें तो उसके जो प्रॉपर SOPs हैं, जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं, वो उसको फॉलो करें। उसमें आपके जिस्म को प्रॉपर पसीना आना चाहिए और आपका जिस्म खुलना चाहिए, और उसमें जो क्या नाम है एनवायरनमेंट होता है वो कोशिश करें कि वो सुबह का हो। अक्सर लोग रात को एक्सरसाइज करते हैं, तो मैं पार्क्स में जाके या कहीं पे भी, तो उसमें ऑक्सीजन लेवल कम होता है। अच्छा, ये भी तो है ना, टाइम की किल्लत भी आजकल है ना। आज इस पे बात करते हैं डिटेल से। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब से एक्सरसाइज के हवाले से कि अच्छा बहुत सारे लोगों को टाइम जो है वो अगर वो शाम को फ्री होते हैं अपनी जॉब से, तो ये तो उनकी कोशिश यही होती है कि अच्छा अर्ली मॉर्निंग नहीं कर सकते तो फिर हम शाम को जो है वो एक्सरसाइज कर लें या जिम चले जाएं। तो उसके हवाले से यही है कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं शाम में, तो उसमें प्रॉपर आप ओपन एयर में एक्सरसाइज करें, बंद जगह पे ना करें। मतलब कुछ लोगों की आदत होती है कि वो जिम में जाके करते हैं। मैं जिम को प्रेफर नहीं करूंगा। अगर आपने एक्सरसाइज करनी भी है तो ओपन एयर में, ओपन इन्वायरमेंट में करें, क्योंकि वहां पे जो आपका ऑक्सीजन का लेवल होता है वो एक नेचुरल होता है। आप जिम में कर रहे हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा मतलब आप चाह रहे हैं कि कोई ऐसा इन्वायरमेंट है कि आपको ओपन इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, तो आप उसमें फिर ये है कि जिम थोड़ी सी ऐसी इस्तेमाल करें या ऐसी जिम ज्वाइन करें जिसमें थोड़ा सा ओपन एरिया हो, विंडोज वगैरह हो। क्योंकि आजकल की जो जिम्स मैंने देखी हैं वो बिल्कुल उन्होंने कंजस्टेड एरिया में बनाई होती है, सिर्फ अपने पैसे कमाने के लिए कि चलो जी ये छोटी सी जिम बना ले, लोग आ रहे हैं। ऐसी कोई जिम मेरी तरफ से आप ज्वाइन ना करें, आप ओपन जिम ज्वाइन करें, ताकि कम से कम अगर आपको एक्सरसाइज करने के आप इतनी मुश्किल से टाइम निकाल भी रहे हैं तो उसका कोई फायदा तो हो। आपको ऑक्सीजन लेवल अगर नहीं मिलेगा, आप रोजाना एक्सरसाइज करते रहेंगे तो उल्टा वो कुछ पार्क्स हैं जिस तरीके से कुछ पार्क्स में जाकर आप जो है जिम के लिए आपको सहूलत मुयसर होती है, लेकिन अच्छा प्रॉपर वहां पर भी कुछ इस तरह की जिस तरह से आपको जिस तरह गाइड किया जाता है या ट्रेनर वहां पर अवेलेबल नहीं होता। हाँ। तो इस सूरत में यही है कि आप पहले नंबर पे आप जो कंप्लीट एक्सरसाइज है वो वॉक है और स्विमिंग है। तो अगर वॉक तो बेस्ट है, वॉक तो बेस्ट है ना। हाँ जी, करें शाम को भी ये एक वॉक जो है ऐसी एक्सरसाइज है, जॉगिंग, और ये एक एक्सरसाइज जिसमें आपको ट्रेनर की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी अगर आप प्रॉपर किस्म की एक्सरसाइज करना चाहते हैं जिसमें आप बॉडी बिल्डिंग है, मतलब बहुत सारे वर्कआउट्स हैं, वो फिर आप उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। लेकिन हमारे जिस तरह का हमारी लाइफ है उसमें मेरा ख्याल है कि जब तक आप प्रोफेशनल नहीं है आपको ट्रेनर की जरूरत नहीं पड़ती है। आप नॉर्मल वॉक करें, आप जॉगिंग करें, आप स्प्रिंट करें, उसके लिए ट्रेनर की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा आप सिंपल पुशअप्स करें, उसके लिए भी किसी सिट स्टैंड करें, स्ट्रेचिंग करें, उसमें आपको किसी ट्रेनर की जरूरत नहीं पड़ती। आप घर में या किसी भी जगह पे आप कर सकते हैं। लेकिन एक्सरसाइज जरूरी है। एक्सरसाइज जरूरी है, एक्सरसाइज से छुट्टी नहीं है, एक्सरसाइज जरूरी है जी। अच्छा, जिस तरह से अलामात इसकी वो भी बताइएगा कि किस तरीके से। हाँ जी, इसमें एक सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि इसमें ना कभी कभी अलामात नहीं जाहिर होती हैं। अच्छा, ये बिल्कुल ना एक किस्म का खामोश होता है, फिर एकदम से आपको ना मतलब अबव 50 जाके ना आपको मतलब वो फील होना शुरू हो जाता है कि हाय मेरी हड्डी गई या मुझे स्टार्ट हो गया, हल्का सा आप कहीं पे गिरे हैं और आपको फ्रैक्चर हो गया। तो ये जो है, हाँ जी, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसमें आपको पता नहीं चलता है। वो क्यों नहीं पता चलता? वो ये कि आपने जवानी में कोई चीज ऐसी इस्तेमाल नहीं की होती है। अब हम जवान हैं, मतलब हम मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी किसी नौजवान को या किसी मतलब जो मेरे सर्कल में है उन्होंने दही का इस्तेमाल रेगुलर किया हो। हालांकि मैं उनको कहता है दूध का इस्तेमाल आप रेगुलर करें। तो ये जो चीजें हैं, हमारे यहाँ तो अब ये भी थोड़ी सी बदकिस्मती है ना, हमें प्योर चीजें भी मिलना बंद हो गई हैं। अब चाहे दूध है चाहे दही है, ये तो एक अलग टॉपिक, खालिस चीजें है ना, उनसे हम दूर हो गए। ये एक अलग, इसको फिर अल्लाह पे छोड़ दें। इसको अल्लाह पे छोड़ दें। आप इस यकीन से आप इस्तेमाल करके अल्लाह ताला को ये कि ये मुझे चीज फायदा देगी। लेकिन उसमें ये है कि आप थोड़ा सा आप स्टैंडर्ड्स देख लें। कोई दुकान का भी फर्क होता है। अब जैसे हम एक जगह से दही ले रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत पुराने वहां पे खानदानी बंदा बैठा हुआ है तो वो डेफिनेटली अच्छी देगा, जाहिर है उसने भी तो अपना मायार बरकरार रखना है। अब हमारी अक्सर ही क्या होती है कि चलें जी इस दुकान से ले लें, इस दुकान से ले लें, वो ये नहीं देखते कि ये बंदा SOPs को फॉलो
कर रहा है कि जिस नहीं तरह कर रहा। आबादी बढ़ रही है, हाँ जी, ये चीजें भी बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। किसी न किसी तरीके से तो ग़िज़ा को पूरा करना है, ग़िज़ा को पूरा करना है। और इसमें जो ये ऑस्टियोपोरोसिस है, इसमें सबसे जो मेन जो फॉल करते हैं, जो ज्यादा लोग शिकार होते हैं, वो फीमेल्स हैं। उसमें फीमेल्स में ये क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक एज में जाके 51 में 53 में जो नॉर्मल एवरेज पाकिस्तान की रेंज चल रही है, हाँ। कि 53 की ईयर में जब फीमेल पहुंचती है तो उसमें ऑटोमेटिकली कैल्शियम की कमी है, एब्जॉर्प्शन खत्म हो जाती है। अच्छा, ये सबसे ज्यादा बच्चों में भी? हाँ जी, बच्चों में भी और खवातीन में भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है जी। तो खवातीन को लाजमी चाहिए कि जब तक वो बिलो 50 हैं या बिलो 40 हैं तो अपने दूध का इंटेक और दही का इंटेक बहुत ज्यादा करें, विटामिन डी का इंटेक बहुत ज्यादा करें। और दूसरे नंबर पे हमारे खवातीन को अक्सर ये आदत है कि वो धूप पे नहीं बैठती जी, रंग काला हो जाएगा। तो विटामिन डी जो हमारा मेन विटामिन डी है वो तो है ही धूप में, अल्लाह ताला ने नेचुरल रख दी है। बिल्कुल ऐसे है। वो ये चीज नहीं समझ, वो कहते जी नहीं हम धूप पे नहीं। हालांकि आपने बाहर ममालिक में देखा, इसके लिए भी बहुत सारे लोग कि कौन सा बेस्ट टाइम है। अब तपती दोपहर, जिस तरह गर्मियां है, नहीं गर्मियों में नहीं, गर्मियों में नहीं, जिस तरह ये होता है कि जाहिर सी बात है कि कौन सा ऐसा बेहतरीन टाइम है जिसमें आप जो है आप विटामिन डी हासिल ये वो पूप हटने का टाइम जो होता है, सुबह सादिक जो होते हैं ना, जो पहली किरणें होती है, उसमें आप हल्की सी सनबाथ लेने पूरे दिन के लिए बहुत है आपके लिए, मोर देन इनफ है। बाकी एक्सपोजर तो होता रहता है थोड़ी देर के लिए बाहर किसी काम के सिलसिले में, वो तो एक्सपोजर होता रहता है जी। अच्छा जी, मजीद भी आपसे इस हवाले से जानते हैं, सर से जानते हैं। सर, आप जब हॉकी प्लेयर रहे तो फिटनेस के लिए आप क्या करते थे? देखें मैडम के जो स्पोर्ट्स है या एक सेहतमंद लाइफ गुजारने के लिए उसमें एक्सरसाइज, ट्रेनिंग और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि डाइट, ये बहुत मैटर करती हैं। तो आप अगर प्लेयर्स हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं या डोमेस्टिक खेलने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रॉपर मॉर्निंग और इवनिंग ट्रेनिंग बहुत मैटर रखती है। आपको कोच की ज़रूरत है, आपको ट्रेनर की ज़रूरत है, आपको रनिंग की ज़रूरत है, आपको अपनी डाइट के हवाले से ख्याल करना है कि आपको मॉर्निंग क्या लेना है, इवनिंग क्या लेना है, दोपहर को आपने क्या खाना है। ये एक प्लेयर्स के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा सर, इस टाइम जो है हम बात करेंगे, इस टाइम अजलान शाह हॉकी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो है वो स्टार्ट हो गया है, इस हवाले से हमें बताइएगा। जी, अजलान शाह गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट जो मलेशिया के शहर ईपन में होता है, तो पाकिस्तान की टीम अल्हम्दुलिल्लाह आज उस टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरेमनी के लिए मलेशिया के आज मद्दे मुकाबिल है। ओपनिंग सेरेमनी में आज मलेशिया के खिलाफ हम लोग खेल रहे हैं और पाकिस्तान जितनी भी वहां पे टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, उसमें मलेशिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है और इसके अलावा कोरिया है और जापान है। 6 टीमें हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं। इन जो 5 टीमें हैं उनकी हमसे रैंकिंग बेहतर है। सबसे कम लो रैंकिंग पाकिस्तान की है इस वक्त, यानी कि अलमिया है बिल्कुल कि पाकिस्तान इन एशिया में भी उन टीमों से लो कैटेगरी में आ रहा है वहां पे जाके। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बीइंग एक हॉकी प्लेयर और टेक्निकल ऑफिशियल्स होने के नाते कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला इस इवेंट में अच्छा परफॉर्म करके आएगा। हाँ, इंशाल्लाह ताला अच्छा परफॉर्म करके आएगा और अपनी रैंकिंग को भी बेहतर करके आएगा। अच्छा सर, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं कौमी खेल की, तो इसको जिस तरीके से नजरअंदाज किया गया, अभी आप क्या समझते हैं हुकूमती सतह पर जो है इसके ऊपर कितना काम हो रहा है, इस खेल के ऊपर प्लेयर्स के हवाले से उनको किस तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है? कौमी खेल हॉकी एक पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से टोटली नजरअंदाज है। मैं एक हॉकी ही नहीं, मैं टोटल स्पोर्ट्स की तरफ कह रहा हूँ। जी बिल्कुल, वो तो फिर इस टाइम हमारी क्रिकेट जो है वो उसको देखा जा रहा है, बाकी स्पोर्ट्स हमारे जो है एग्जैक्टली। देखिए, कोई भी चीज प्रमोट करने के लिए वहां पे एक स्पॉन्सर की भी जरूरत है, गवर्नमेंट की सरपरस्ती की जरूरत है। हमारे दौर में चले जाएं, वहां पे इंटर स्कूल्स, क्लब लेवल्स, ये इवेंट्स हुआ करते थे। अब ये हाल हो गया है कि आप स्कूलों में चले जाएं, एक बंद कमरों में वो बैठ के सिर्फ बच्चे पढ़ रहे हैं।
अपनी हेल्थी एक्टिविटीज की तरफ नहीं आ रहे। स्पोर्ट्स की जनरेशन है वो पैदा करने के लिए गवर्नमेंट को स्कूल लेवल पे जाके स्पोर्ट्स करवाने की, एक हेल्थी एक्टिविटीज करवाने की बड़ी जरूरत है। तो हमारा जब ये कौमी खेल हॉकी था, हमारे स्कूलों में इवेंट हुआ करते थे, ये इंटर स्कूल हो गया, ये इंटर तहसील हो गई, इंटर डिस्ट्रिक्ट हो गया, प्रोविंशियल लेवल के मैचेस हो गए। एजुकेशन सेक्टर पे जाके बहुत ज्यादा काम था। अब अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे जो साबिका प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, अनवार काकड़ साहब, निगरान वज़ीर आज़म, उन्होंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के नए सरबराह को उन्होंने नॉमिनेट किया। ठीक। तो वो बेसिकली बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है, तो उनका नाम है मीर तारक हुसैन बुगटी साहब। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्तान के लिए भी ये एक बड़ी अच्छी बात है कि वो इस वक्त मुल्तान में सेटल है। तो उनका विजन है, राना मुजैद साहब सेक्रेटरी हैं, ओलंपियन जो हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के। पिछले दिनों में हम लोग एक मीटिंग में थे, तो बुगटी साहब का और राना साहब का विजन है कि हम मिनिस्टर एजुकेशन के साथ मिलके, ठीक है, और HEC के साथ मिलके हम अपना जो कौमी खेल हॉकी है ये स्कूल लेवल पे लेके आए, और स्कूल लेवल पे लाके जिस वक्त हम इसको ग्रास रूट लेवल पे प्रमोट कर लेंगे तो कोई ऐसा रीजन नहीं है कि 2-3 सालों में पाकिस्तान की जो कौमी खेल हॉकी है ये प्रमोट ना हो। सही हो गया। अच्छा, वही बात है कि हमारे बच्चों को भी वो फिजिकल एक्टिविटीज अब रही नहीं है। अच्छा, एक ऐसा गैजेट आया मोबाइल, जाहिर सी बात है तमाम चीज़ें वहीं पे शिफ्ट हो गई। अच्छा, बच्चों ने गेम्स भी खेलनी है तो वहीं से ही ओपन करेंगे और एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे और गेम्स खेलना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, स्पोर्ट्स ग्राउंड है, वही ना बात आ जाती है, हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो ज़्यादा आबाद हो गए और हमारे ग्राउंड्स वीरान हो गए। हालांकि हमारे ग्राउंड्स को आबाद होना चाहिए और हॉस्पिटल्स को वीरान होना चाहिए। अच्छा, अभी अगर हम बात करें कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें तो बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं कि जी बच्चों को या प्लेयर्स को उस तरीके से फैसिलिटेट नहीं किया जाता, ये चीज़ें नहीं मिल रही होती, फंड्स की बात आ जाए तो फंड्स पे सवालिया निशान बन जाता है। ऐसा ही है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम कि जिस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट तारिक बुगटी साहब और राना मुजैद साहब की हमारे साथ एक मीटिंग हो रही थी स्कूल लेवल पे काम करने की, आप बिलीव करें कि उन्होंने बात की और मुल्तान डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन एक वाहिद है कि जिसने आके इसके ऊपर काम शुरू कर दिया। मैं और मेरी जो डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन है उसके तमाम ओहदेदारान, प्रेसिडेंट जफरुल्लाह भट्टी साहब, हम लोग इस वक्त जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उनके पास गए, उनसे टाइम लिया, कैप्टन रिजवान कदीर साहब से। उनको हमने अपना विजन बताया कि हम मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन सेक्टर में जाके स्कूल लेवल पे जाके कौमी खेल हॉकी को प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो आप हमें ये दें टाइम, हम इसको हॉकी इंटर स्कूल भी करवाते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन उन स्कूलों को और उन बच्चों को खुद अपने पास से फैसिलिटेट करेंगे। अच्छा, ऑस्ट्रो ट्रफ भी जो है वो भी बिछाया गया, हम उस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, डॉक्टर साहब से जानेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अलामात की बात हो रही थी कि इस तरह के अलामात जो है वो जाहिर होने लग जाएं तो फौरन जो है वो क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब, एक तो टेस्ट के हवाले से भी जानना है कि क्या इसके लिए कोई मखसूस कोई टेस्ट करवाया जाता है या फिर इसका तरीक़ाकार जो है इलाज का वो क्या हो सकता है? इसका पहला जो, अगर आपको कोई इस तरह का पेन वगैरह हो रहा है तो सबसे पहले तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, ठीक है। तो उसके बाद आपने एक्सरे करवाना है। अच्छा, बहुत सारे लोग ना हड्डी जोड़ और इस तरह के उसमें भी चले जाते हैं। तो ये तो फिर नुकसान की बात है। अगर आप किसी अथेंटिक या क्वालिफाइड बंदे के पास नहीं जाते हैं तो डेफिनेटली आपका नुकसान होगा। रिसेंटली मेरे पास एक केस आया हुआ था, बच्चा था कोई 17-18 ईयर्स का। अच्छा। तो उसको बेचारे को कोई पेन वगैरह स्टार्ट हुआ नी में, तो वो उसको हड्डी जोड़ के पास लेके गए। आज उसको तकरीबन 9 मंथ हो गए मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह अब जाकर उसको 9 मंथ में रिकवरी हुई है। उसने पता नहीं उसने क्या किया है, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया या क्या किया है, वो डैमेज हो गई वो जगह। तो सबसे पहले तो आपने क्वालिफाइड बंदा देखना है कि इसके पास जाना, किसके पास जाना चाहिए। क्वालिफाइड अगर अब तो मॉडर्न जो वर्ल्ड आ गया उसमें तो अब चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं। मतलब अब हर डॉक्टर वो अलग अलग हो गए हैं। ये मतलब अगर आपको कोई मैदे का प्रॉब्लम तो मैदे वाले के पास जाइए, कोई न्यूरो का प्रॉब्लम तो न्यूरो वाले के पास जाइए।
तो हड्डियों को, इसमें मैं एक छोटी सी आपको बात मैं लाजमी बताना चाहूँगा कि ऑर्थोपेडिक, मैं बेसिकली ऑर्थोपेडिक फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ, तो ऑर्थोपेडिक फिजिकल थेरेपिस्ट और ऑर्थोपेडिक सर्जन, इसमें लोग थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। हाँ। तो ऑर्थोपेडिक जो सर्जन हैं वो बेसिकली ऑपरेट करते हैं। हमारा जो ये होता है, हमारा जो प्रोफेशन है, वो हम ना बंदे को बंद भी रखते हैं, मतलब खोलते नहीं है, और उसको ठीक भी करते हैं। सही है। ये अगर आप मतलब कुछ ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो उनको बगैर ऑपरेट के मतलब ठीक किया जा सकता है, तो हम बेसिकली बगैर ऑपरेट के बंदा ठीक करते हैं। उसमें हमारी कोशिश यही होती है कि कोई ऑपरेट वाले की तरफ ना लेके जाया जाए। कुछ लोग ऐसे खुद भी होते हैं जो ऑपरेट से बचना चाह रहे होते हैं। छोटे, अच्छा, डर भी होता है ना, ये खौफ होता है सर्जरी का, तो बेसिकली वैसे ही नाम लेते जाए तो बंदा आधा बिल्कुल ऐसे ही है, ज्यादा तो इसी टेंशन में चला जाता है। वो उसमें अब मैं आपको बताता हूँ कि टेस्ट कौन से होते हैं इसमें। पहला आपने टेस्ट ये करवाना है कि आपने अपना डेक्सा स्कैन करवाना है। डेक्सा स्कैन ये होता है कि आपकी जो बोन्स की जो डेंसिटी होती है, कसाफत जिसको कहते हैं, कि बोन आया कि देसी जबान में अगर कहा जाए कितनी मोटी है या पतली, वीक तो नहीं हो गई है, वो हम उसका स्कैन करते हैं, बोन स्कैन उसको कहते हैं। वो आपने करवाना। उसमें हमें डेंसिटी पता चल जाती है कि बोन की मोटाई कम तो नहीं हुई है। अगर बोन की मोटाई कम हुई है तो डेफिनेटली आप ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जा रहे हैं। और दूसरे नंबर पे एक और टेस्ट होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि कोई LFT जिसमें हम जिगर का टेस्ट होता है, वो भी डिस्टर्ब होता है इस कंडीशन में। ठीक है, तो ये 2-3 टेस्ट हैं जिसको आप करवा के आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और तीसरा ये होता है कि आपकी जो मतलब प्रॉब्लम्स होता है जहाँ पे जॉइंट्स में, वो उसमें थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है, मतलब वो रेड हो जाता है, उसमें पेन बहुत ज्यादा हो जाता है। और दूसरे नंबर पे क्या नाम है, एक बहुत जरूरी बात मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, कुछ लोगों को ये फील होता है कि उनकी हाइट कम हो गई है। जो ये बड़ा इस बीमारी में हाइट लोगों को अक्सर फील होता है कि यार जब से मुझे ये पेन स्टार्ट हुआ ना, मुझे ऐसा लगता है कि हाइट थोड़ी सी कम हो गई है। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का सिम्टम है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो गई है। उसमें ये होता है कि मैं आपके मोहरे जो होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, जॉइंट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व, वो जब भुरभुरे होते हैं तो उनकी जो ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाती है, तो वो हाइट उनकी कम होना शुरू हो जाती है। तो जो इफेक्टेड पर्सन होता है उसकी फिर हाइट कम हो जाती है। तो ये 2-3 साइन सिम्टम्स हैं, टेस्ट हैं, जिसको आप करवा के आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, जाहिर सी बात है, आपका जिस तरह से आप बता रहे हैं कि थेरेपीज होंगी, जाहिर सी बात है आप उन थेरेपीज को लेकर चलते होंगे, तो क्या क्या थेरेपीज हो सकती हैं इसमें? थेरेपीज वही हैं जो हम आम एक्सरसाइज में करते हैं। एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज होती है, सिंपल एक्सरसाइज जो होती है, उसमें हम वेट लिफ्टिंग नहीं करनी इसमें, मतलब जिम में नहीं जाना। आपने हल्की फुल्की आइसोमेट्रिक होती है, आइसोमेट्रिक जिसमें हम ना सिंपल जोर लगाते हैं, मतलब मूवमेंट नहीं करते हैं, जॉइंट की मूवमेंट नहीं करते, सिंपल जोर लगवाते हैं। ठीक है, अगर मतलब यहाँ पे इसकी हमने एल्बो में किसी को स्टार्ट हो गई है तो हम इसको यूं जोर लगवाएंगे, यूं, मतलब कंसिस्टेंट या उसको सस्टेन्ड वेट बेयरिंग कहते हैं। वो हम उसको मुख्तलिफ मतलब डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइज होती हैं जो हम करवाते हैं। तो बाकी इसमें विटामिन डी की थेरेपी होती है, कैल्शियम की थेरेपी, वो इनटेक हम बढ़ा देते हैं उसका। क्योंकि लाजमी तौर पर कैल्शियम विटामिन डी आप उसका इंटेक जो है वो बढ़ा दें बहुत ज्यादा। अगर बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है, अगर ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गई तो उसका इंटेक ज्यादा कर देते हैं, अगर कम हुई है शुरू में तो उसका इंटेक हम कम कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें फिर क्या कौन कौन सी ग़िज़ाएं जो हैं वो आपको इसमें जो है सबसे बेहतरीन ग़िज़ाएं जो है वो आपकी सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स। ठीक है, पहले नंबर पे आप अपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स बंद कीजिए, दूसरे नंबर पे आप फास्ट फूड बंद कीजिए, मतलब ये जो आजकल के दौर में बर्गर, पिज्जा, ये फास्ट फूड तो ऐसा लगता है जैसे हमारे बच्चों में स्पेशली हम देखते हैं ना, बच्चे हमारे बहुत शौक से खाते हैं, बच्चे क्या बड़े भी अब तो। जी बिल्कुल है। तो ये एक मतलब बहुत ज्यादा हमारे मुआशरे में एक चीज, हालांकि सबको पता है, हाँ, सबको पता है कि ये चीज गलत है, नुकसानदेह है, पता नहीं हमें, मुझे तो अफसोस होता है कि एक क्वालिफाइड बंदे भी इस चीज का शिकार हो, क्योंकि जुबान का एक टेस्ट जाहिर सी बात है। हाँ जी। तो ऐसा है कि नहीं? वैसे तो आप क्या कहेंगे सर, जुबान का टेस्ट चेंज करने के लिए ना, अच्छा इंसान कहता है अच्छा क्या हर वक्त रोटी खाते रहे, अच्छा आज कुछ चेंज होना चाहिए, अच्छा क्या यार। असल बात तो आपने ही कर दी ना कि जो जुबान का टेस्ट है इसी का रोल है। अच्छा, हम रियायत दे देते हैं कि उसमें आप महीने में 1-2 दफा होटलिंग करें। हाँ, कहते हैं ना अक्सर वो जिम जा रहे हो ना, तो हमारे अक्सर होती है ट्रेनर होती थी ना, कहती है अच्छा एक दिन आपके पास जो है ना वो संडे का वो चीट डे, आप उसमें जो मर्जी खा लो, जो मर्जी खा लें जी। अच्छा जी, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असलम बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी जी, क्या कहना चाहेंगे?
बेटे बात ये है, मेरे हड्डियों के अंदर शदीद दर्द रहता है और शुगर भी है मुझे। अच्छा। कुंजे में से दर्द होता भी, टांगों के अंदर आता है, चला नहीं जाता, नमाज भी पढ़ी जाती, सीधा नहीं खड़ा हो जाता मेरे से। बेटे डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना चाहें? जी, आपको हड्डियों में गला मेरा अच्छे प्रॉब्लम। कब से ये प्रॉब्लम हो रहा है? मुझे कई साल हो गए सर, डॉक्टर साहब कई साल से मेरे ये। कई साल से है? 4-5 साल से है। 4-5 साल। गोलियां वगैरह खाता हूँ, डॉक्टर पे जाता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि शुगर के साथ आपको स्टार्ट हुआ था या शुगर के बाद? लगाते हैं वो सही हो जाता है, फिर वही अच्छा। असलम साहब ये बताएं, शुगर आपको पहले था या अभी स्टार्ट हुआ है इस बीमारी जो आपको? शुगर बड़ा नहीं, पहले था शुगर, पहले था। दर्द अब स्टार्ट हुआ है? दर्द, हड्डियों का दर्द अब स्टार्ट हुआ है? वो टीवी से अपना सुन रहे हैं तो वो इसकी वजह से जो है वो कब 4-5 साल से नमाज भी नहीं पढ़ी जाती, मेरे चला नहीं जाता। चलें, इनकी कॉल मैं इनको बता देता हूँ। जी जी। बेसिकली प्रॉब्लम ये होती है कि जब एक पेशेंट डायबिटिक होता है, हाँ। तो उसको जो मतलब जो शुगर मतलब जो हमारा ग्लूकोज होता है वो उसको डायरेक्टली नहीं मिल सकता। हाँ। मतलब वो ब्लड में तो रहता है लेकिन इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से या उसका जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होने की वजह से ग्लूकोज अंदर नहीं जा पाता। ठीक है, जहाँ पे हमें चाहिए होता है ग्लूकोज, मतलब जो सेल्स हमें, जिन सेल्स को ग्लूकोज चाहिए होता है वहां तक नहीं पहुंच पाता, खास तौर पे ये जो डायबिटिक कंडीशन में। तो जब ग्लूकोज वहां पे नहीं, ग्लूकोज क्या है हमारा बेसिकली एक पेट्रोल है, मतलब बेसिकली हम जो चल रहे हैं वो ग्लूकोज की वजह से ही चल रहे हैं। तो ग्लूकोज हमारा मेन पेट्रोल है। ठीक है, तो जब ग्लूकोज नहीं मिल पाता तो सेल्स जो है वो वोर्न आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं, इस्तेमाल हो के चल के वो थक जाते हैं। बेसिकली इनको अपना पहले शुगर कंट्रोल करना चाहिए। अगर शुगर इनका कंट्रोल हो जाता है तो उसके बाद हम फिर इनकी जो पेन्स वगैरह हैं या बोन्स की जो प्रॉब्लम्स है फिर हम उनकी तरफ आएंगे। इनको पहले नंबर पे अपना जो शुगर है उसको मेंटेन करना चाहिए। अगर इनका शुगर मेंटेन है तो फिर इनको मल्टीविटामिन्स लेनी चाहिए ताकि जो मसल्स हैं जहाँ पे वीकनेस हो चुकी हुई है वो दोबारा वहाँ पे हम उसको रिकवर करने की कोशिश करें। और दूसरा, इनको एक्सरसाइज अच्छी करनी चाहिए। एक्सरसाइज अब ये कहेंगे, वो तो कह रहे हैं नमाज भी मैं नहीं पढ़ सकता और मुझे चलने फिरने में भी, वो तो डेफिनेटली जब इनका शुगर मेंटेन होगा तो उसके बाद जब ये मल्टीविटामिन्स लेंगे, जो डेफिशिएंसी होगी वो पूरी होगी तो ऑटोमेटिकली इनकी चीजें रिकवर हो जाएंगी। अब इनसे अगर मैं कहूँ कि मुझे एक्सरसाइज, वो कहेंगे जी सर जी हमें एक्सरसाइज नहीं होती है। एक्सरसाइज तो शुगर के लिए बहुत बेस्ट है। कम से कम और कुछ ना सही, आप डेली की कम से कम आप सुबह के टाइम सिर्फ 30 मिनट या 25 मिनट या 20 मिनट आप वॉक करें रेगुलर। ना आप भागें ना दौड़ें, सिंपल आपने किसी अच्छी ग्रीनरी जगह पे जाके, पार्क में जाके आपने वॉक करनी है। ठीक हो गया। और पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है आपने, पानी ज्यादा पीना है, पेट भर के खाना नहीं खाना। मजीद भी डॉक्टर साहब से जानेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, और इसके साथ ही सर से जानेंगे, सर बच्चों के हवाले से भी आपसे बात करेंगे। इस टाइम बच्चे किस तरीके से हॉकी में जो है वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आ सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं? इसमें जो पीछे जो मैं बता रहा था आपको कि हमने एजुकेशन सेक्टर पे जाके बच्चों पे काम शुरू किया हुआ है, तो मैं जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, सीईओ एजुकेशन साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें जो अप्रोच है वो गवर्नमेंट सेक्टर जो स्कूल्स हैं वहाँ तक उन्होंने दे दी है। सही है। उसमें हमने अपना पहला सेशन किया था गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल में, दूसरा सेशन हमारा था रिफायाम हाई स्कूल में, ठीक है, तीसरा सेशन हमने किया जामिया अलुमनी मुल्तान में। ठीक है। यहाँ पे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन के जो कोचेज हैं जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है वो हमने उनको पार्ट वाइज करके वहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग ट्रेनिंग उनकी शुरू करवा दी। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि जो मुस्लिम स्कूल है हमारी वहाँ पे सुबह 7 बजे उनकी हॉकी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है 8 बजे तक। ठीक है। तो हमारे पास वहाँ पे कोई 60 to 70 बच्चा उस स्कूल का आता है जो सुबह ट्रेनिंग लेता है प्रॉपर हॉकी की। अच्छा। तो रिफायाम स्कूल के अंदर ग्राउंड नहीं है, रिफायाम के बच्चों को और मुस्लिम स्कूल के बच्चों को हमने शाम को उठा के अपने पास स्पोर्ट्स ग्राउंड में ले आए। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह कि वहां पे हमारे पास प्रॉपर कोई 50+ बच्चा शाम को आके ट्रेनिंग कर रहा है जिसकी एज है तकरीबन कोई 10 से 15 साल के बच्चे हैं। ठीक है। आप यकीन माने कि बच्चों को सिर्फ गाइडलाइन चाहिए, उनको बताने वाला चाहिए। ऐसे बच्चे छोटे छोटे एक बगैर ट्रेनर के, कोच के अपने आप अपना वो टाइम जाया करते हैं।
अगर बच्चों को गाइडलाइन दे दी जाए कि बच्चों को ये चीज इस तरीके से करनी है, ये पॉजिटिव है, इसमें आपको बेनिफिट है, इसमें नुकसान है, तो बच्चा समझना चाहता है, बच्चा खेलना चाहता है। इसी तरीके से हमने जब जामिया उलूम में जाके सेशन किया तो आप यकीन माने कि मेरी नजर में वो लग रहा था कि ये सारा स्कूल हॉकी खेलना चाहता है। अच्छा सर, वही बात है ना, एक्टिविटीज चाहिए। हाँ। जिस तरह हम कहते हैं जब हम स्कूलों में पढ़ते थे तो हमारे लिए पूरा एक जो है वो आधा घंटा जो है इसके लिए मुख्तस था कि स्पोर्ट्स जो है वो खिलाए जाएंगे, वो उसमें हर बच्चे का डिफरेंट, जिसमें इंटरेस्ट हो वो वाली गेम खेले। बिल्कुल ऐसा ही। तो अभी वो चीज नहीं है। स्कूल इतने प्राइवेट स्कूलों में देखें तो आपके पास बड़ी कम जगह है, बच्चे ग्राउंड नहीं है, बच्चे कहाँ खेले। प्राइवेट हम जितने इनसिक्योर हैं, बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते, गली मोहल्ले में भी नहीं भेज सकते, तो जाहिर सी बात है बच्चों के लिए तो बड़ा। देखिए जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जैसे आपने बताया कि उनके पास तो जगह ही नहीं है। हाँ, ग्राउंड वो अपनी हेल्थी एक्टिविटीज करवाते ही नहीं है। मेरे चंद दोस्त हैं जो स्कूल्स के ऑनर हैं, वो नहीं करवाते। वो नंबरों के पीछे पड़े हुए हैं, बच्चों की हेल्थी एक्टिविटी वाली साइड पे नहीं आते। सेहतमंद कौम पैदा करने के लिए आपको स्कूल लेवल पे जाके उनको हेल्थी एक्टिविटीज देना पड़ेंगी। अगर आप उनको हेल्थी एक्टिविटीज देंगे तो वो ये एक मोबाइल जो एक लानत है हमारे मुल्क के अंदर, क्योंकि इसको एक राइट वे पे जाके हमारी न्यू जनरेशन इसको यूज नहीं करती। सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा है वो पाकिस्तान में हो रहा है मोबाइल का। पूरी दुनिया में इसके ऊपर रिसर्च आई है कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये है कि इसके ऊपर जो है वो हुकूमत को भी और साथ तमाम लोगों की अपनी भी जिम्मेदारी है कि इसको लेकर चलें। हम लोग बाहर जाते हैं जिस वक्त पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए बाहर बतौर एम्पायर या एज ए प्लेयर जाते रहे, तो आउट ऑफ कंट्रीज वालों ने मोबाइल उठाना ही उस वक्त है जब उन्होंने कॉल करनी है या कॉल आ गई। हाँ। वरना ये पड़ा हुआ है एक साइड के ऊपर, जब उनका काम है। जाहिर सी बात है तो जदीद टेक्नोलॉजी भी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी तमाम चीजों को लेकर साथ तो हमारे जो बच्चे हैं वो रात को अम्मी अब्बू का चोरी करके मोबाइल वो सो जाते हैं, बच्चे जागना शुरू कर जाते हैं। सही बात है। तो वो बड़ा एक नुकसानदेह है बच्चों के लिए। अच्छा सर, ऑस्ट्रोटर्फ की मैं बात कर रही थी, हमारे यहाँ जो है वो पहले बहावलपुर में थी सिर्फ, अभी यहाँ पर भी जो है वो मुल्तान में भी है। इस हवाले से भी बताइए कि जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हो, वहाँ आना खेलना चाहते हो। असल में मुल्तान में इस वक्त 2 ऑस्ट्रोटर्फ फंक्शनल हैं। एक पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की जो कि अंडर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है मुल्तान का, उसके पास है मत्ती तल में ना, जो वुमेन यूनिवर्सिटी के साथ है। हमारी वहां पे भी एकेडमीज लगी हुई हैं जो कि बच्चों को वहां पे भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। ठीक है। इसके साथ साथ अयूब स्टेडियम है जहां पे पाकिस्तान आर्मी ने अपना ऑस्ट्रोटर्फ लगाया है, लेकिन वहां पे आर्मी ने अपना ऑस्ट्रोटर्फ लगा के यही नहीं किया कि यहाँ पे आर्मी वाले ही आएंगे वो खेलेंगे, नहीं, उन्होंने ओपन रखा हुआ है। जो भी आना चाहता है उसकी नॉर्मल फीस है, आए बच्चे आए, वहां पे भी हॉकी ट्रेनिंग करें वहां पे भी। तो वहां पे चल रहा है। तीसरा ऑस्ट्रोटर्फ हमारा जिक्रिया यूनिवर्सिटी में जो HEC लगा रही है, वो भी इसी साल में वो फंक्शनल हो जाना है। सही। तो पहले मुल्तान में नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी इस वक्त 3 ऑस्ट्रोटर्फ मुल्तान में हैं। अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब कोशिश कर रहे हैं कि जी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड से डिप्टी कमिश्नर साहब से बात करके स्पोर्ट्स ग्राउंड में एक छोटी ऑस्ट्रोटर्फ लगाई जाए, क्योंकि वो बाहर हो जाती है, मत्ती तल वाली और कैंट वाली भी हो जाती है, दूर दूर है ना। अच्छा, फिर बनने के लिए ये भी बड़ा मसला होता है। हमारे एक तो ग्राउंड भी अभी वो उस तरीके से ना जाहिर है बहुत दूर दूर है, तो पेरेंट्स के पास अगर टाइम नहीं है तो वो बच्चों को वहां नहीं छोड़ सकते। अच्छा, फिर बच्चों में भी फिर उतना खास इंटरेस्ट नहीं रहता कि वो इतनी दूर जाएंगे, फिर खेलेंगे, फिर वापस आएंगे। बिल्कुल। तो ये चीज है कि हुकूमती सतह पर भी जो है इस पे काम होने की बहुत जरूरत है। यही आपका एक पॉइंट है। इसी पॉइंट को हमने देखते हुए जो हमारी इवनिंग एकेडमी है, हमने उसको मुल्तान स्पोर्ट्स ग्राउंड में लगाया हुआ है। ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, डेली बेसिस पे हमारे पास बच्चे वहां पे आ रहे हैं। ठीक है। खुद आ रहे हैं वॉलंटियर। परसों में जैसे ही एंट्री ले रहा था बच्चों को ग्राउंड में ट्रेनिंग करवाने के लिए, तो 2 बच्चियां आ गई 17-18 साल की कि सर हम हॉकी खेलना चाहते हैं। मैंने कहा आ जाओ बच्चों, इंटरेस्ट है, टैलेंट भी है। बात यह है कि आपके पास उस तरह की आपके पास प्लेटफॉर्म हो तो बच्चे परफॉर्म। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स को? मैं पेरेंट्स को सिर्फ इतना ही मैसेज देना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों पे एतमाद करें। आप उनको जो भी गेम करवाना चाहते हैं उन बच्चों को कॉन्फिडेंस दें और उनको एक अच्छे ट्रेनर की जेर निगरानी आप उनको स्पोर्ट्स करने दें।
अगर वो उनकी हेल्थी एक्टिविटीज अच्छी हैं तो वो आपको अच्छे मार्क्स भी लेके दे सकते हैं, वो बीमारियों से भी दूर रह सकते हैं। जैसा कि हमारी स्पोर्ट्स ग्राउंड में एकेडमी चल रही है, मॉर्निंग भी चल रही है, आप इवनिंग भी चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। हमारी डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन उनको फ्री इक्विपमेंट दे रही है। अनकरीब हमारे पास स्पॉन्सर्स भी आ रहे हैं, आना चाह रहे हैं, वो ला के हम बच्चों की डाइट भी वहां पे खिलाएंगे, उनको सब कुछ करेंगे, बेहतर करेंगे। प्रॉपर हमारे क्वालिफाइड कोचेज उनको ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो मेरी वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि जहां पे आप बच्चों को कहते हैं कि बेटे नंबर लो, नंबर के साथ साथ आप अपने बच्चों को हेल्थी एक्टिविटीज स्पोर्ट्स ग्राउंड की तरफ लेके आए, ग्राउंडों में लेके आए, ताकि वो बीमार कम से कम हो। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। सर बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। आप समाजी और फलाही कामों में भी माशाल्लाह हिस्सा लेते रहते हैं, तो इस हवाले से भी हमें थोड़ा सा बताइएगा। मैं मैडम बेसिकली हमारी एक छोटी सी तंजीम है रहबर मिल्लत पाकिस्तान, जो जिसका मैं फाउंडर भी हूँ और चेयरमैन भी हूँ। तो ये एक फलाही और समाजी और माशरती मसाइल को लेकर आगे चलती है, और मैं मतलब जो हमारे हाई अथॉरिटीज़ हैं हम उसको मतलब उनको हाईलाइट करते हैं कि हमारे इलाके में ये मसले मसाइल हैं, तो आप उनको पहली प्रेफरेंस पे उसको क्या नाम है उसको सॉल्व करें। तो बेसिकली हमारा जो जहाँ जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है तो वो थोड़ा मुल्तान का कदीमी और पसमानदा इलाका है। तो मैं देखता था बचपन से, हम वहाँ पे रह रहे हैं मुल्तान में, जो जिस इलाके से मैं हूँ, तो हम देख रहे थे बचपन से कि बड़े बड़े MNAs MPs आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, तो हमारे इलाके से जीत के चले जाते हैं, बाद में पूछते नहीं है हमें। अच्छा, ये हर जगह है, ये हर जगह है। तो हमारा इलाका टोटली इग्नोर हो रहा है पिछले कोई 20 सालों से 25 सालों से। तो मैंने ये छोटा सा स्टेप लिया, मैंने कहा चलो और किसी ना से मैं खुद तो बैठा हूँ ना, अगर अल्लाह ताला ने मुझे इस मकाम पे, अल्लाह ताला ने मेरे वालिदैन की दुआओं से, मेरे टीचर्स की वजह से मैं इस मकाम पे हूँ, तो मैं उनके लिए कुछ ना कुछ करूँ। तो शुरू में हम किसी पार्टी के साथ थे, तो उन्होंने हमें कोई रिस्पांस नहीं दिया, तो हमने फिर इंडिपेंडेंटली अपनी जमात फिलहाल बनाई है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वो कहते हैं हमेशा नेक कामों में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहना चाहिए, और जो अभी हालात हैं इस तरह के बहुत सारे आपको लोग मिल जाते हैं जो आपकी मदद का इंतजार कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। सर आपका भी शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने वीकेंड को एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज।